हेलो बच्चों, सो वेलकम इन माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। तो आज हम फिर आपके साथ हैं। ठीक है, एक तरफ हम अपना क्रैश कोर्स के वीडियो डालते जा रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आईटी मेंस का, उनके थोड़े बेनिफिट के लिए बात कर लेते हैं। लेकिन जो रेगुलर बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उनको तो चैप्टर वाइज चाहिए पूरा, तो सब चैप्टर वाइज आपको मिल भी रहा है। ठीक है, बस आप लोगों से एक शिकायत है, कंप्लेन है कि प्लीज़ हमारे मेंबर को बढ़ाते चले जाइए। हालांकि ग्रोथ तो अच्छा खासा है, लेकिन आई होप कि थोड़ा सा और फास्ट स्प्रेड करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि देखिए डेफिनेटली इट इज़ अ प्रॉफिटेबल चैनल टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको बकायदा एक एपिसोड के फॉर्म में मिल रहा है, तो जब चाहें तब उठा के कोई भी एपिसोड देखें, कोई टॉपिक आप देखना चाहें देख सकते हैं। अब इससे इजी वे में नहीं हो सकता ना, है ना। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखें और इसको बढ़ाते चलें। ठीक है, ओके। सो आज का बैच ऑर्बिटल बैच क्लास 11 टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आधार 7, यानी कि क्लास 11 का टॉपिक यानी चैप्टर नंबर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मूवी का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका एपिसोड नंबर 7, यानी ये वेव सीरीज है, इसका 7th एपिसोड आज हम रिलीज करने जा रहे हैं, जो कि लगभग लास्ट होगा। तो सर अभी तक की पूरी मूवी में क्या हुआ था, तो उसके लिए आप मेरे से नहीं पूछोगे, जाके प्रीवियस वीडियोस चेक करोगे। ठीक है, सारे वीडियोस चेक करोगे तो देखना बड़ा मजा आएगा, हर एक चीज बिल्कुल आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगी। डन। सो व्हाट अबाउट द आधार 7 सर, आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम ये चेक कर चुके थे कि हाइजेनबर्ग आता है और बोरबरी को खत्म करके चला जाता है। और हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एक्यूरेटली, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट uncertainty in position as well as the momentum simultaneously। ये पॉसिबल ही नहीं कि किसी भी टाइनी पार्टिकल्स का, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम फॉर एनी टाइनी पार्टिकल साइमल्टेनियसली। कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल अगर आप उठा लेते हो तो उसके मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, चूंकि वो 11th के बच्चों के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दिया था मैंने कि हुआ क्या था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एरिया, मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटीज थी। भाई किसी को एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही लो वेवलेंथ का, क्यों भैया लो वेवलेंथ, इसलिए क्योंकि ई जो होता है ई बराबर एस सी बाई लैम्डा, आपको मैंने पढ़ा दिया बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लास्ट एपिसोड में ही। तो लैम्डा जितना मिनिमम करेंगे एनर्जी उतना हाई होगा, और लैम्डा मिनिमम किसका होता है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, इनको। तो मिनिमम वेवलेंथ का कोई लाइट यानी हाई एनर्जी की लाइट यानी रेडिएशन को उन्होंने वहां डाल दिया जहां उनको प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की लगी। अब चूंकि वेवलेंथ मिनिमम था तो एनर्जी हाई होगी, तो हाई एनर्जी का रेस का यानी फोटोन यानी क्वांटा जब जाकर के टकराता है इलेक्ट्रॉन से, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन टकराने के चांसेस तो ही है, तो टकराता है तो वो देख पाते हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरा से वो देखते हैं कि टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस भाई ऑब्वियसली हाई एनर्जी लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, अचानक से चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर चेंज होता रहा तो हम उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली जस्टिफाई कैसे करेंगे, और अगर इस तरह से मोमेंटम लगातार बदलता रहा तो पोजीशन भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। इसका यह मतलब है कि इतने छोटे पार्टिकल्स की मोमेंटम में चेंजेस होते रहते हैं इंस्टेंटली और एज वेल एज पोजीशन में भी। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ इसको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर द टाइनी पार्टिकल्स। Why it is only valid for the tiny particles? क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स के अंदर ही वेव नेचर होता है। कैसे, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। सो यहां से पता चलता है लैम्डा इक्वल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम यानी मास। तो अगर आपने मास को मैक्सिमम कर दिया तो लैम्डा मिनिमम हो जाता है। लैम्डा इतना मिनिमम हो जाएगा कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो बताओ, जिस चीज का लैम्डा नहीं निकल सकता मतलब वो वेवलेंथ नहीं निकल सकता तो वो वेव नहीं हो सकता। तो दिस इज द रीजन कि डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है या डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल टाइनी पार्टिकल्स के लिए काम करता है जिनका मास बहुत कम होता है। तो टाइनी पार्टिकल्स होगा तो मास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मास को मिनिमम कर दें, मास अगर मिनिमम लेंगे तो ऑटोमेटिकली लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो रेंज में आ जाएगा, एंड दैट विल बी कैलकुलेटिव फॉर्म, है ना। तो इसका मतलब अगर हम लैम्डा कैलकुलेट कर पा रहे हैं मतलब उसके अंदर वेव का नेचर है। तो यानी वेव नेचर होने के लिए मास का बहुत ही कम होना बहुत जरूरी है। और मास किसका कम होगा, जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे। सही है। अब बताओ, अगर टाइनी पार्टिकल्स का ही वेवलेंथ कैलकुलेट हो सकता है तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि वेव नेचर टाइनी पार्टिकल्स में ही एग्जीक्यूटेबल है। यानी कि कोई भी पार्टिकल वेव नेचर की तरह, यानी कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, बस शर्त यह है कि उसका मास बहुत कम होना चाहिए, यानी बहुत ही टाइनी नेचर का होना चाहिए। और ये नेचर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास था। इससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एक वेव पार्टिकल है, यानी वेव नेचर पार्टिकल, इसको मैटर वेव कहा गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं कहना चाह रहे डी ब्रॉगली कि केवल इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता है, नहीं, वो कह रहे दुनिया का कोई भी मैटर है उसका मास इतना छोटा हो जाए कि कैलकुलेट जो वेवलेंथ आए वो रेंज के अंदर आ जाए तो वेव नेचर शो करने लगेगा। क्योंकि अगर उसका वेवलेंथ निकल रहा है तो इसका मतलब उसमें वेव नेचर है। ऐसे लोगों को मैटर वेव कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, एक तरह का मैटर वेव हो गया। ठीक है,
तो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ अगर है तो वेवलेंथ है तो वेव नेचर होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। अब सोचो अगर 100 ग्राम का क्रिकेट का बॉल ले लें तो मास कितना हो गया बेटा 100 ग्राम, तो लैम्डा बहुत ही मिनिमम आ जाएगा, और इतना मिनिमम आ जाएगा कि रेंज के बाहर चला जाएगा, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर वेव नेचर है ही नहीं। तो ये टाइनी पार्टिकल्स के लिए वर्कआउट करेगा। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स का वेव नेचर हमने प्रूफ कर दिया कि टाइनी पार्टिकल्स में ही वेव नेचर हो सकता है, क्योंकि उसका मास मिनिमम होता है। तो उसका मास अगर मिनिमम है यानी टाइनी पार्टिकल्स है, तो उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स के मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट कर पाना असंभव है। और इस टाइनी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकाल पाना संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हाइजेनबर्ग कह के गए थे। इस तरह से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता, और उनके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने बोरबरी कैसी तैसी कर दी। बोरबरी बोलता है ये रहा इलेक्ट्रॉन का रेडियस, और वहीं पर वेलोसिटी भी निकाल रहा है, तो रेडियस निकालने के लिए पोजीशन चाहिए होगा, तो इसको मतलब उसको पोजीशन भी पता और वेलोसिटी भी पता ऑन द स्पॉट। तो एक बार में वो रेडियस और वेलोसिटी दोनों निकाल पा रहा है, इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन का नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं समझ पाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन उसको बिल्कुल नहीं पता थी। इससे पता चलता है कि हाइजेनबर्ग ने बोरबरी मॉडल को पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्कार्ड करा दिया। हालांकि बोरबरी का मॉडल काफी जबरदस्त था, लेकिन उसको डिस्कार्ड होना पड़ा ड्यू टू द हाइजेनबर्ग नेचर। और हाइजेनबर्ग को सपोर्ट कहां से मिला, डी ब्रॉगली से, क्योंकि डी ब्रॉगली ने वेव नेचर उसका प्रूफ कर दिया था। दैट्स अ सिंपल वे। और प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी लास्ट एपिसोड में आपको मैंने बताया था, जिसने ये प्रूफ किया कि जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब रेडिएशन या एमिशन, भाई एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी का रेडिएशन होता है, तो चाहे एब्जॉर्प्शन फॉर्म में हो चाहे एमिशन फॉर्म में हो, लाइक इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो वो भी क्या करता है, या तो किसी सरफेस से ऑब्जेक्ट से रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। क्योंकि स्पेक्ट्रम बनाते समय मैंने आपको पढ़ाया था एपिसोड नंबर 4 में कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में गया तो एब्जॉर्ब होकर ना गया एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो एमिट होकर एनर्जी आएगा। तो एब्जॉर्प्शन करे या एमिशन करे, वो एनर्जी हमेशा एक बंडल से पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है, और उसके सबसे छोटी यूनिट को क्वांटम कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर एनर्जी बंडल से पैकेट्स और क्वांटा के फॉर्म में है, तो यानी कि एनर्जी कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि बंडल्स और पैकेट्स कभी हाफ या फ्रैक्शन नहीं होते। ऐसा नहीं होता 3/4 बंडल, ऐसा नहीं होता। बंडल मतलब कंप्लीट बंडल होता है, या तो सीधे एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल कह सकते हो, ठीक है। इससे कंफर्म हो गया कि एनर्जी जो होता है हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है दैट इज अ डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब दैट विल नेवर बी इन अ फ्रैक्शन अमाउंट, ओके। सो इस तरह से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमें पता चला कि जिस तरह के रेडिएशन या जो भी एनर्जी रेज हैं, उनका एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, कभी फ्रैक्शन अमाउंट में नहीं होता। अब देखो, अगर वो क्वांटाइज्ड है, फ्रैक्शन अमाउंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफाइन हो जाता है कि जितने भी तरह के शेल्स हैं या सब शेल्स जिसको सोमरफेल्ड ने जस्टिफाई किया था, उनमें जो एनर्जी का रेडिएशन होता है, चाहे एब्जॉर्प्शन फॉर्म में हो चाहे एमिशन फॉर्म में हो, वो ऑलवेज एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। दैट इंटीग्रल मल्टीपल इज ऑलवेज इन अ इंटीजर नंबर, नेवर बी इन अ फ्रैक्शन अमाउंट, ओके, डन, ओके। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली का इक्वेशन और हाइजेनबर्ग, इन 3 लोगों ने मिलकर के पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को वेव में जस्टिफाई करा ही दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, और ये बात हम यहां भी प्रूफ कर पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आप बोल रहे हो कि अगर मास को मिनिमम रखेंगे तो लैम्डा ज्यादा हो जाएगा और रेंज के अंदर आ जाएगा, फिर बोल रहे हो सर मास ज्यादा हो जाएगा तो लैम्डा इतना मिनिमम हो जाएगा कि रेंज के बाहर चला जाएगा, तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सर लैम्डा का जो रेंज है ये कैसे निकलता है? देखो, तो अगर लैम्डा का रेंज आपको निकालना है ना, तो आपको मैं बता दूं पहले तो, ये जो लैम्डा यानी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है किसके यार, ये सब क्या रेंज है, क्या वेवलेंथ है? तो ये जो रेंज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान रखना, कभी भूलोगे नहीं। रिलायंस मुंबई इंडियन, भाई मुंबई इंडियन टीम किसकी है? रिलायंस की है ना, आईपीएल तो देखते ही हो तुम लोग। तो रिलायंस मुंबई इंडियन वैल्यू अंडर XYC, मान लेते हैं कि रिलायंस की जो मुंबई इंडियन टीम है, ठीक है ना, आपको पता होगा ना उसके 3 हेड कोच हैं, सचिन, ठीक है, एक तो सचिन है, दूसरा याद है आपको कौन है? दूसरा मुथैया मुरलीधरन भी शायद उन्हीं के साथ है, और तीसरा शायद वो है महिला जयवर्धने। तो ये 3 कोचों के साथ यानी खेल रहा है। जब शुरू में आया तो रिकी पॉन्टिंग भी था उसमें। तो 3 बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके अंडर में रिलायंस की मुंबई इंडियन की वैल्यू है, नहीं तो अगर वो ना हो तो रिलायंस की मुंबई इंडियन खत्म हो जाए, ऐसे समझ लो, ठीक। तो सर ये क्या है? ये तो ये मैंने क्या बनाया है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनको क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप बोलोगे सर स्पेक्ट्रम बनाने के लिए तो उसमें एनर्जी होना चाहिए,
एनर्जी रेज होनी चाहिए। हाँ, ये एनर्जी रेजेस हैं, ये एनर्जी रेजेस हैं। सर ये कहाँ से आते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो ये जो देख रहे हो ना तुम, यहां से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है, इनको बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है ये। द क्वेश्चन इज, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? ऐसे वेव जिनको अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पास कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि हमने एक ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है बेटा? क्या पास हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड सपोज दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दिस वन इज द, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं ना, बी वेक्टर से, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब दो वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एक साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं ना, तो एक रेडिएशन जनरेट होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। ये देखो, लाइक दिस वे एक रेडिएशन जनरेट होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। यू कैन सी ये जो ब्लैक वाला निकल रहा है, ये दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। तो व्हेनेवर यू जस्ट पुट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then one another type of the electromagnetic radiation just passes through perpendicular to the both field. That particular radiation is called electromagnetic wave. बेटा इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये कुछ ही खास रेडिएशन के अंदर ये टैलेंट है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जा रहा है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस होंगे, डेफिनेटली डिफरेंट वेव्स होंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेव्स या रेडिएशंस होंगे। अब ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेव्स है ना, तो इनका स्पेक्ट्रम बना दो। क्या बना दो इनका? स्पेक्ट्रम ऑन स्क्रीन। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पेक्ट्रम का पूरा एक क्लास में पूरा डिटेल में बताया था, कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ बताया था। तो भैया ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो डेफिनेटली इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी, क्योंकि प्रोपोगेशन हो रहा है तो एनर्जी जरूर होनी चाहिए, है ना। अगर एनर्जी होगा तो उस एनर्जी को अगर हम कर्टेन या किसी स्क्रीन पर उतार लें तो क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और अगर ये डिफरेंट मिक्सचर है, यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेव्स हैं या डिफरेंट रेडिएशंस हैं, तो उनका अगर स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो अलग अलग हमें दिखाई देने चाहिए। यही ना स्पेक्ट्रम का लॉजिक है बेटा। इसी स्पेक्ट्रम को जो मैंने स्क्रीन पे बनाया ना, इसी स्पेक्ट्रम को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर से सुन लीजिए, इसी स्पेक्ट्रम को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो पूरी कहानी वापस पहुंच गई। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? सो व्हेनेवर यू जस्ट अप्लाइड सम mixture of different type of the electromagnetic waves on the screen, then some different type of the splitted form of spectrums observed there, that is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने फॉर्म में बताओ स्प्लिट हो जाते हैं? तो इतने फॉर्म में स्प्लिट हो जाते हैं। यू कैन सी नाउ। सो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनकी क्या कंडीशन या इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन या क्या इनकी पहचान होगी कि अगर इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वे से पास कराएं तो ये उन दोनों के परपेंडिकुलर वे में प्रोपोगेट करेगी। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या होते हैं, कहां से आए, क्या हो, सब कुछ एवरीथिंग डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये जो हमने बनाया है ये क्या है? तो बेटा ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था ना, जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द रेडिएशंस था, इसका मैंने कर्टेन स्पेक्ट्रम बना लिया किसी स्क्रीन पर। तो जब स्पेक्ट्रम बनाया तो इतने फॉर्म में ये स्प्लिट हो गया, तो बेटा इसको स्पेक्ट्रम बोल दिया किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक सर, ये कौन कौन है? तो आपने लिखा है रिलायंस मुंबई इंडियन वैल्यू अंडर XYC। याद करने का ट्रिक दिया मैंने आपको। अब रिलायंस का मतलब यहां पर क्या? देखो सबका पहले लेटर उठा लो, आर। क्या उठा रहे बेटा हम? आर। देखिए आर M I V U X Y C, सबका पहले लेटर उठा लिया। देखो मेरा स्पेक्ट्रम रेडी है, देखना। R का मतलब रेडियो वेव, M का मतलब माइक्रोवेव, I का मतलब इंफ्रारेड, आपने नाम सबका सुना होगा ना। V का मतलब विजिबल, U का मतलब अल्ट्रावायलेट, X का मतलब एक्सरे, है ना। Y का मतलब गामा रेज। इसको रफ कर सकता हूं मैं, अब तो नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा।
तो ध्यान देना जरा सभी लोग, है ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को आज। और इस चीज का यूज तुम फिजिक्स में भी बहुत अच्छा करते हो, तो दोनों जगह काम आ जाएगा। एक्स रे, वाई का मतलब क्या बताया मैंने, गामा रे, गामा रेज है ना, और सी का मतलब कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज कहां से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम परपेंडिकुलर रखें हैं तो उन दोनों के परपेंडिकुलर ये सारे रेडिएशन पास करते हैं, इनकी पहचान है, ठीक है। ओके सर, है ना। तो रेडियो वेव, तो कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं तुम्हारे पास भाई, या कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो सर इतने तरह के होते हैं। कहाँ से आए सब बता दिया, एवरीथिंग इज क्लियर ना, कि स्पेक्ट्रम फॉर्म में हमें मिले थे, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सब वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इनका वेवलेंथ पक्का होना चाहिए ना वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ का रेंज ध्यान से सुन लो। सबसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर से अगर हम इधर चलते हैं ना, देखो इधर से इधर अगर हम चले तो लैम्डा लगातार जो होता है इंक्रीज होता है, रिमेंबर दैट। इधर जाने पर लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा, कॉस्मिक रेज का। सबसे मैक्सिमम किसका होगा, रेडियो वेव का। रेडियो वेव का वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻9 के आसपास रहता है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्लियर है लैम्डा मिनिमम। अब बताओ बेटा, लैम्डा अगर इधर जा रहा है तो मैक्सिमम हो रहा है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी इधर जाने पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। डन। अच्छा, लैम्डा इधर जाने पे मैक्सिमम हो रहा है, तो यू नो दैट ना कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि E बराबर एस सी बाय लैम्डा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में मैंने पढ़ाया था। तो अगर इधर जाने पे लैम्डा बढ़ रहा है बेटा, तो इधर जाने पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। देख रहे हो आप, तो एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का सबका पूरा एक सीरीज मैंने रेडी कर दिया। तो ये इसका एक रेंज आ गया, यानी इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो अब तुम अगर मान लो लैम्डा इक्वल टू एच अपन एमवी रखते हो डी ब्रोगली इक्वेशन से, तो मास मान लो तुमने बहुत ही कम रखा, तो लैम्डा बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो लैम्डा जो भी आए इन्हीं के रेंज में आना चाहिए। अगर इसके बाहर गया तो फिर वो वेव नहीं है, तो फिर उसका वेवलेंथ नहीं निकल सकता। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो वेवलेंथ क्या निकलेगा, बहुत ज्यादा। लेकिन उसका जो मास, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, तो मास अगर इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है तो लैम्डा ज्यादा निकलेगा। लेकिन लैम्डा इतना ही निकलता है जो इस रेंज के अंदर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वेव बोला गया। लेकिन अगर मास तुम बहुत ज्यादा कर दोगे ना, ठीक है, जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल का मास, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, तो मास तुमने ज्यादा कर दे तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। वो इतना मिनिमम हो जाता है कि इस मिनिमम वाले लैम्डा से की रेंज से भी बाहर निकल जाता है, इसलिए वो वेव का नेचर शो नहीं कर सकता। तो ये वो रेंज है जिसकी रेंज की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें तो जो सबसे ज्यादा हमें मतलब होता है वो विजिबल से होता है, ये आप सब लोग जानते हो। विजुअल के कितने फॉर्म होते हैं बेटा, तो सबको पता है, वी आई विव ग्योर होता है ना। ये देखिए कितने 7 कलर होते हैं, विव ग्योर, यही होता है विव ग्योर, ठीक है। विजिबल मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होते हैं विव ग्योर। ये तो टोटल 7 कलर हमारे पास होते हैं। इसी के आप लोग जानते हो, इसी का तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, जिसको रेनबो कहा जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज, यहां जो लैम्डा, अब देखो लैम्डा इधर जाने पे क्या हो रहा है बताओ, मैक्सिमाइज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये विजिबल में, लेकिन ये उल्टा है, ध्यान रखना। यानी विजिबल में ऐसा, आप अगर ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। ये देखिए विव ग्योर। तो अब आपका रियल क्लियर हो गया। इधर से इधर जाने पे बताओ वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, लैम्डा का। तो इसका लैम्डा मैक्सिमम होगा रेड, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में या फिर जो फ्लाइट का हमारा रनवे होता है वहां पर रेड सिग्नल ही ज्यादातर यूज करते हैं, जब सिग्नल देना होता है मुझे, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है ये। और इसका लैम्डा क्या हो जाएगा बताओ, मिनिमम, क्योंकि भैया ऑर्डर ऐसे ही जा रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है। तो विजुअल का, ये वायलेट का लैम्डा मिनिमम, इसका मैक्सिमम। इसका रेंज कितना होता है, तो जो मिनिमम विजुअल होता है वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड का मैक्सिमम होता है वो 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यार इससे एक आइडिया तो तुम्हें लग गया होगा कि इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है ना। तो इसका 3800 है, तो यानी कि कॉस्मिक रेज का जो होगा 3800 से बहुत ही कम होगा। और इधर देखो तो रेड, यानी कि विवग्योर का सबसे आखिरी वाला रेड का 7600 है, तो इसका मतलब जो इंफ्रारेड होगा उसका वेवलेंथ 7600 से भी ज्यादा होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये पूरा एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का
ऑब्जर्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जस्टिफाई कर रहा है, और डी ब्रॉगली इक्वेशन जो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी होता है उसमें से लैम्डा जो निकालोगे ना आप, वो इसी रेंज में होना चाहिए। इस रेंज से अगर बाहर चला गया तो वो वेव का नेचर शो नहीं कर सकता। इसीलिए लैम्डा जो था वो ज्यादा मास के लिए काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ज्यादा मास रख रहे थे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी पे, तो लैम्डा इतना कम आ जा रहा था कि रेंज के बाहर चला जा रहा था, तो वेव नेचर शो नहीं कर पाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कम था, लैम्डा मैक्सिमम आ भी रहा था लेकिन रेंज के अंदर ही आ रहा था, जिससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन, मजा आ गया। चलिए अब देखो, इतना तो लास्ट वाले एपिसोड में हम पहुंच गए थे और ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो भैया देखो, हाइजेनबर्ग, प्लैंक्स, डी ब्रॉगली, है ना, सोमरफेल्ड, जीमन, स्टार्क, ये सब आए ना जब एक साथ, तो ये बात तो तय हो गई कि भैया इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, बात खत्म। अब समस्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर है तो इसके लिए कि वेव मॉडल लाना पड़ेगा, इस पे स्टडी होगी लंबे समय तक। तो 1935 में आता है तुम्हारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ वेव। यहां वेव का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव, ठीक है, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। लेकिन ये जो तुमको लिख दिया ना मैंने यहाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर 11th में क्यों दे दिया है, हम लोग तो 10th से पास होकर छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इतना कौन ही समझाएंगे। तो इसीलिए तो इसमें आपको उतना समझना ही नहीं है, जितना समझाना है जो आईटी के सिलेबस या नीट के सिलेबस के अंदर आता उतना ही समझना है, और मैं उसी को बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, तो 1935 में भाई ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, तो उस पर स्टडी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए पुराने जो वेव के क्लासिकल मॉडल्स थे उसको थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करके एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन बनाया गया, और इस पर सबसे जबरदस्त काम किया एक बंदे ने, नाम था स्क्रॉडिंगर। तो एक आया श्रोडिंगर्स इक्वेशन, मतलब 1935 में एक रिवोल्यूशन जनरेट कर दिया कि श्रोडिंगर ने ना, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो श्रोडिंगर ने क्या किया, उस वेव का इक्वेशन ही बना डाला पूरा। और ऑब्वियसली अगर वो वेव होगा तो उसका इक्वेशन तो हम जस्टिफाई कर ही सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी वेव विदाउट इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है यहां तक। तो इन्होंने जो इक्वेशन बनाया वो कुछ ऐसा था, डेमर स्क्वायर जाई अपॉन डेमर एक्स स्क्वायर, डरिएगा नहीं, अभी समझा दूंगा, डेमर स्क्वायर जाई अपॉन डेमर वाई स्क्वायर, डेमर स्क्वायर जाई अपॉन डेमर एक्स जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर जाई इक्वल टू 0। ये बड़ा सा इक्वेशन जो था श्रोडिंगर ने प्रूफ किया। ऐसा नहीं कि मतलब सपने में आए थे भगवान तो उन्होंने हमको बताया कि ये इक्वेशन लिख दो, यही होता है इलेक्ट्रॉन के वेव का इक्वेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है इस इक्वेशन को लिखने में, बहुत मेहनत की, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन इसको डेराइव कर सकते हैं हम लोग। लेकिन पता है कि आप लोग 11th के बच्चे हो यार, ठीक है। अब इसको डेराइव करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का मैंने वेव फंक्शन लिख भी दिया तुमको, तो जैसे मान लो x इक्वल टू हो जाएगा a sin पाई 2 पाई x अपन लेमडा, तो लिख तो दूंगा मैं, लेकिन समस्या का समझ ही नहीं आएगा वो, क्योंकि अभी आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स ये सब पढ़ा ही नहीं है। तो दिस इज द रीजन कि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर। कहाँ मिलेगा सर, बीटेक में, या आप ग्रेजुएशन बीएससी कर रहे हो तो उसमें मिलेगा, ठीक है। ओके सर, तो ये इक्वेशन आया श्रोडिंगर के पास पूरा डिराइव्ड होके वर्जन में। सर एक बात बताओ, इस श्रोडिंगर इक्वेशन ये सब है क्या सर, ये डेमर क्या लिखे हो? अरे यार देखो, ये जो डेमर लिखा है ना, इसको तुम डी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेमर ही लिखो, क्योंकि डी तो डिफरेंशियल फंक्शन को शो करता है, डेमर भी एक्चुअली डिफरेंशियल फंक्शन ही है। लेकिन डेमर लिखने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है तुमको, खाली ये 3 पार्ट, ये आपको बता रहा है कि यहां पर ये कंफर्म हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्स वाई और जेड यानी 3 कोऑर्डिनेट पर जनरेट हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव होगा तो उसके किसी भी एक्सेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई, अलोंग द जेड, बिकॉज इट इज इन 3D। अरे भाई जो चीज हम देख नहीं सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कहां हो सकता है, तो हो सकता है अलोंग द एक्स घूम रहा हो सकता है अलोंग द वाई हो सकता है अलोंग द जेड हो। तो इसीलिए इसको मल्टी फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। क्योंकि मल्टी फंक्शनल इसलिए क्योंकि एक्स वाई जेड 3 हमें डायमेंशन से यहां पर जनरेट हो रहे हैं।
और उसमें भी D2, डेमर 2 का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट फंक्शन है ये, तो मल्टी डिफरेंशियल फंक्शन इसको कहा जाएगा। और जब मल्टी डिफरेंशियल फंक्शन है अगर ये, तो मल्टी डिफरेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने का ना हमारे पास केवल एक ही तरीका है, और वो है लाप्लासियन कॉन्सेप्ट। लाप्लासियन कॉन्सेप्ट है वो, लाप्लासियन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनिए, लाप्लासियन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी आपको मिलेगा बेटा बीटेक ईटेक में मिलेगा, नहीं तो और ये कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, लाप्लासियन का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल के लिए, वो हम तब अप्लाई करते हैं जब मल्टी फंक्शनल डिफरेंशिएशन करना होता, लाइक दैट एक्स वाई जेड, इतने सारे मल्टीपल फंक्शंस आ जाए। क्योंकि हम लोग जो 11th 12th में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर 2 फंक्शन के लिए पढ़ते हैं, यहाँ एक साथ 3 फंक्शन वो भी डबल डिफरेंशिएट होकर के आ रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन एवर। तो इसको लाप्लासियन और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बीटेक में मिलेगा या फिर बीएससी ग्रेजुएशन में मिलेगा। लेकिन 11th के बच्चों आप लोग इतना कैसे करोगे? तो इसीलिए इसका कोई डेरिवेशन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में। अब ये अगर लाप्लासियन ऑपरेटर है बेटा, तो इसको पता है कैसे शो करते हैं? इसको ऐसे शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे शो करते हैं, डेमर स्क्वायर जाइन। ये देखो, ये एक बार में लिख दोगे ना, अगर ऐसा एक बार में लिख देते हो तो ये तीनों उसमें काउंट हो जाएगा, क्योंकि जो डेल लगा रखा है ना तुमने, ये जो डेल है, ये डेल स्क्वायर जाइन जो है ना, ये पूरा का पूरा लाप्लासियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही है लाप्लासियन ऑपरेटर, जो मल्टी डिफरेंशियल फंक्शन को यूज कैलकुलेट करने के काम आता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो अगर मैं इसको चाहूं तो शॉर्ट वर्जन में ऐसे लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर जाइन लिख दिया। तो इस पूरे तीनों की जगह क्या लिख दिया बेटा? डेल स्क्वायर साइन, और प्लस बचा क्या मेरे पास? 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो, तुम्हारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है काफी छोटा हो गया, खाली लाप्लासियन ऑपरेटर का यूज करने से काफी छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये श्रोडिंगर इक्वेशंस है। नाउ द क्वेश्चन की इस पे बात कर लेते थोड़ा सा। पहली चीज, डेमर क्या है? तो डिफरेंशियल फंक्शन ही है, तो डेमर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि लाप्लासियन ऑपरेटर का ये फंक्शन होता है, इसलिए यहां पर यूज कर लिया मैंने। पहली चीज। सर बाकी चीजें भी बताओ। 8 क्या है? तो 8 तो नंबर है। पाई क्या है? 3.14 है। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। अरे इलेक्ट्रॉनिक लिए लिखा है ना यार। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसके वैल्यू जानते हो 6.625 10⁻34 जूल सेकंड। ओके सर। ई क्या है? टोटल एनर्जी, ये भी जानते हो तुम लोग। तो बेटा यहां ई क्या है? टोटल एनर्जी। अच्छा सर ये v क्या है? v, यस, v को बेटा यहां वेलोसिटी मत कहिएगा, ठीक है, कई लोग वेलोसिटी बोल देते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने वही पढ़ा है। यहां v है पोटेंशियल एनर्जी बेटा। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव, क्योंकि यहां जो भी बात होगी सब वेव नेचर पे होगी, ठीक है। ओके सर, जाई क्या है? हाँ सर देखो ना, यहां भी साई है, यहां भी साई है, यहां भी साई। क्या है सर ये? है ना, देखो ये जो है ना, इस तरह से त्रिशूल बना दिया ऐसा। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसको पढ़ा जाता है SIGH, साई। कई लोग इसको लिखते हैं PSI, साई। तो डिपेंड करता है जो बोलने में आ जाए यार, ठीक है, साई बोल देते हैं इसको। ये साई क्या है सर? जिस पर पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट करके दिए हो। देखो ना सर, साई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में साई के साथ साई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, मतलब साई कोई ना कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम किया जा रहा है अलोंग द एक्स। इसका मतलब यही ना हुआ कि साई कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम किया जा रहा है अलोंग द एक्स। तो साई है क्या? बहुत अच्छी बात है। तो बताओ तुम, पूरे फंक्शन में अगर साई एप्लीकेबल है तो साई क्या हो सकता है? तो तुम बताओ ये इक्वेशन किसके लिए निकाला गया? इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के लिए। ओके सर, साई जो है ना सर, साई जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई सर यहां पक्का इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है सर। और ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन है और वो एक वेव है तो उसका एक फंक्शन होना चाहिए डिनोट करने के लिए। दैट साई इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, जिसका 2 टाइम डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बनाया गया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव क्या है ना, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्या होते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है ना तो उसको एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो ये वही फंक्शन है साई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन, यू कैन इमेजिन नाउ, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है सर ये। अब यार ये अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई, अलोंग द जेड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव के प्रोपोगेशन का, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर वेव फंक्शन साई है
तो उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई, अलोंग द जेड, तीनों डायमेंशन में कहीं भी प्रोपोगेट कर रहा होगा। तो ऐसे में अगर हमको किसी भी एक्सेस में अगर निकालना है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, तो हमको ना उसका लिमिटिंग यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो भाई साहब ऐसे इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो मल्टीपल होंगे, छोटे मोटे नहीं। ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे बताओ? मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, बहुत ज्यादा ही नंबर में होंगे। और उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से कई ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो इमेजिनरी होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन क्या होंगे? इमेजिनरी भी होंगे। कुछ क्या होंगे? डिस्कार्टेड होंगे। डिस्कार्टेड का मतलब है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ऐसे इतने ज्यादा ह्यूज सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन वेव के अगर तुम सॉल्व करते हो, तो एक्स के अलोंग 2 टाइम डिफरेंशिएशन, वाई के अलोंग 2 टाइम डिफरेंशिएशन, जेड के अलोंग 2 टाइम डिफरेंशिएशन, तो मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। अब इतने सारे मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ऐसे मल्टीपल सॉल्यूशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसके लिए आइगन फंक्शन चाहिए होता है। अब आइगन फंक्शन तुम लोग जानते नहीं हो, 11th स्टैंडर्ड बच्चे, बिल्कुल डेफिनेटली कोई नहीं जानता आइगन फंक्शन आप लोगों में, है ना। तो डेफिनेटली जब आइगन फंक्शन ये सब आएंगे मल्टीपल सॉल्यूशन के समय में, हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि वहां इमेजिनरी सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो इमेजिनरी सॉल्यूशन के लिए आइगन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत कुछ है इसमें। तो इतना सारा सॉल्यूशन निकाला था भाई साहब, बहुत सारा सॉल्यूशन निकाला था। तो सर वो सब हमको पढ़ना है क्या? तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसको सॉल्व ही करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सर इसका मतलब फिर ये इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज ओनली इन योर सिलेबस। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन था क्या, दैट्स अ थिंग। और उस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में कौन सी चीज क्या क्या, वो तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता ही दिया है। तो सर इसमें इतने मल्टीपल सॉल्यूशंस निकले, है ना। तो मल्टीपल सॉल्यूशन निकले, तो इस मल्टीपल सॉल्यूशन से हमें फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा हुआ कि चूंकि साई को डिफरेंशिएट करके निकाला गया 2 टाइम, और साई इज द वेव फंक्शन, साई इज द वेव फंक्शन। तो साई अगर वेव फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करके निकाला गया 2 टाइम, तो इसके हर पर्टिकुलर वेव फंक्शन के इक्वेशंस होंगे। तो जैसे हमें पता है कि मान लो एक 1s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अगर 1s ऑर्बिटल है तो इसका इक्वेशन क्या, अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो इसका इक्वेशन क्या? तो बेटा 1s 2s ये सब क्या मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, तब तुमको पूरा सोल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा कि क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसके मल्टीपल सोल्यूशन निकले। अब उन मल्टीपल सोल्यूशन से हमारा दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम खुद ही सॉल्व नहीं कर सकते और ना याद कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस हैं। लेकिन हाँ, इसमें सोल्यूशन से मुझे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल में। फिलहाल इस इक्वेशन का यूज समझ में आ गया ना, कि इससे मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके से इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन या उसकी पोजीशन या लोकेशन को जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। देखो यहां तक तो सर क्लियर हो गया। तो भैया श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आते ही तहलका मच गया, हवा ही आ गया इलेक्ट्रॉन वेव होता है, प्रूफ हो गया, क्योंकि उसका इक्वेशन आ चुका है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो ये बिल्कुल तहलका मच गया। तो इसमें जो सबसे नई चीज अभी आपके लिए है वो है साई। क्या है बेटा? साई। तो साई के बारे में कुछ बातें अपने दिमाग में जान लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन 5 पॉइंट से बेटा बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। साई क्या होता है सर? तो साई इज नथिंग, इट इज ओनली जस्ट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो उसका फंक्शन भी होगा, इक्वेशंस भी होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है साई। तो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन डिफाइंड टू इटसेल्फ एज अ वेव, ओके, सो देन यू रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन वेव विद रिस्पेक्ट ऑफ द साई। यानी कहीं पर भी साई लिखा है तो अब बंदा समझ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का वेव है, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, वैल्यू विल बी फिनिट। साइन चूंकि एक वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, फिनिट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। चाहे वो कितने भी तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकले, कितने भी तरह की वैल्यूज निकले, लेकिन फिक्स होनी चाहिए, वेरी नहीं करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन निकले, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि वेव फंक्शन है तो दैट विल बी द फिक्स्ड फॉर द पर्टिकुलर गिवन इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। वैल्यू विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। और नेवर बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेव फंक्शन अगर जीरो कर दोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर खत्म। जबकि अगर प्रूफ हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी। हालांकि ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट से रिलेट करता है, ठीक है। देखो, इन रेंज ऑफ -∞ टू +∞, भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कहां कहां चांसेस है। तो मान लो
अनंत ब्रह्मांड, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट कहीं भी हो, उसके लिए साई हमेशा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होगा वो हमेशा यूनिट होगा। यानी साई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा पूरे ब्रह्मांड में। अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन वेव को डिफाइन कर रहा है तो उसकी वैल्यू कभी भी याद रखिएगा फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है फिनिट होती है। ठीक है, साई फंक्शन हैज डिफरेंट इक्वेशन। यार ये मार्कर लाइट हो गया यार। ठीक है, साई फंक्शन हैज डिफरेंट इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। हमने बोला था ना कि आपको अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे तो मल्टीपल इक्वेशंस मिलेंगे। तो मल्टीपल इक्वेशंस में ये हो जाता है कि अलग अलग तरह के अगर ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उनके लिए इक्वेशंस अलग अलग होंगे। अभी देखो ना, समझ में आएगा। अब आप मेरे से कहोगे सर ये ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट तो ठीक था, ऑर्बिट मतलब शेल होता है। ऑर्बिटल क्या होता है? सबशेल भी हमको समझ में आता है, क्योंकि सबशेल तो सोमरफेल्ड ने जस्टिफाई किया था, जिसको हम लोग एसपीडीएफ बोलते हैं। याद है आपको? ठीक, ओके। तो ऑर्बिटल एक नया वर्ड आया, अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा वेट करिए। फिलहाल साई क्लियर हो गया। तो साई क्या होता है, साई का यूज क्या होता है, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, साई अगर है एक वेव फंक्शन है ना, तो आपको तो पता है कि एक वेव ऐसे प्रोपोगेट करता है। तो अगर ऐसे प्रोपोगेट करेगा कार्टेशियन प्लेन में, तो भैया आपको पता है ना कार्टेशियन प्लेन का ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस होता है। इट इज नॉट द चार्ज। ये क्या बता रहा है? फेज बता रहा है। क्या बता रहा है? फेज। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के दो फेज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो साई जो है वो पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव को। और वेव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फेज में हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फेजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका ये एम्पलीट्यूड है, नेगेटिव फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका ये एम्पलीट्यूड है। तो ओवरऑल जो साई है फेज के अकॉर्डिंग वेव का क्या बताता है? एम्पलीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर देता है। क्या रिप्रेजेंट कर देता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर वो वेव इलेक्ट्रॉन का है तो उसका एम्पलीट्यूड समझ गए ना आप लोग? ये जो विड्थ है, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये दिख रहा है आपको? इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से पता है क्या पता चलता है? कि वो वेव कितनी दूर तक फैला हुआ है। जैसे इसका देखो एम्पलीट्यूड ये है, इसका देखो एम्पलीट्यूड ये है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी दूर तक एक्सटेंशन में है, हम ये साई से पता कर लेते हैं। ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द साई। तो साई यानी कि वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये करता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या क्या शो करता है, कितनी तरह की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, साई में आपको इससे ज्यादा कोई कुछ पूछने वाला है नहीं। और हमें लगता है आपको साई अब समझ में आ गया होगा। तो डेमर स्क्वायर साई क्या था? साई वेव फंक्शन था सर, जिसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया था। और साई क्या बताता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो उसका एक एम्पलीट्यूड बताता है। इट विल बी पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, क्योंकि वेव हमारा पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज दोनों में प्रोपोगेट करता है, इसलिए इसकी दोनों वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। डन। ओके, सो सोचो तो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया जाए और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो सोचो कितने मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और जब इतने मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे तो उनको शो करने के लिए हमें ना आइगन प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है, आइगन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। और आइगन वैल्यू इमेजिनरी नंबर के लिए निकाला जाता है, वो अभी आप लोग नहीं जानते, इसलिए इतना डिटेल में जाने की कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए आईटी वालों ने भी दिमाग लगाया कि बेटा उतना ही पूछो जितना हो सके। ठीक है, चलिए साई क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इससे ज़्यादा डिटेल में कहाँ पढ़े होगे यार, पूरा चैनल देख लो यूट्यूब का, कहाँ मिलेगा तुमको 11th वाले बच्चों को इतना कुछ यार। और इतना कुछ मैं दे रहा हूँ तो डेफिनेटली यार ऐसा चैनल तो सबको देखना चाहिए, है कि नहीं? ओके, तो यार हमारे हैप्पी फैमिली के मेंबर बनो यार। मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब हमारा है, उसके मेंबर बढ़ाओ, मेंबरशिप लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि एमवे करो, तुम खुद करो फिर 3 लोगों को और रेफर करो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये एजुकेशनल चैनल है, तो डेफिनेटली तुम रिफर करोगे तो सामने वालों को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ओके भैया, राइफल में गोली डाल ली है, अब राइफल हमारा चलेगा।
चलो भाई, डन सर। हाँ सर, तो चलिए सर, ये साई तो क्लियर हो गया। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ यार, श्रोडिंगर इक्वेशन क्लियर है, साई भी क्लियर है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि अगर तुम्हें किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो साई तो ओनली वेव फंक्शन दैट इज डिफाइन ओनली एम्पलीट्यूड, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? साई से नहीं कर सकते, क्योंकि साई पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निगेटिव? नहीं, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब हमें एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट और होगी जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, and that electron probability function can be represented by psi square. स्क्वायर क्यों किया सर साई में? अरे साई क्या बता रहा था? इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड बता रहा था, इट विल बी पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो भी पाया जाएगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी पाए जाने की, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव होती नहीं प्रोबेबिलिटी कभी, तो साई स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम उसको स्क्वायर नहीं करोगे वो पॉजिटिव नहीं होगा। मान लो साई का पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, साई की वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से पॉजिटिविटी यानी कि डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन विच इज नोन एज साई स्क्वायर। ठीक है, तो यानी साई स्क्वायर क्या बताता है? तो साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और क्लाउड, क्लाउड भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस फॉर्म में रहते हैं ना भाई, दिखते तो ये नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, ये बताता है साई स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक कहां हो सकती है, ये साई स्क्वायर बताएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, इसी को कहा जाता है ऑर्बिटल, जो तुम्हारे बैच का नाम है। इस तरह से ऑर्बिटल की डिस्कवरी हुई। अब क्या हुआ था ना, बोरबरी इलेक्ट्रॉन शेल में घुमा रहे थे, सोमरफेल्ड ने बोला शेल के अंदर सब शेल भी होता है ना, लेकिन जब इस पर्टिकुलर श्रोडिंगर इक्वेशन को प्रूफ करके साई स्क्वायर निकाला गया, यानी उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाले कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है, तो वो पाया गया कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसके आस ही पास होने के चांसेस वहां ज्यादा है। और जब प्रोबेबिलिटी इक्वेशन सॉल्व किया गया तो वहीं पर पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा निकल रही थी, जिसको साई स्क्वायर बोला। तो साई स्क्वायर क्या बताता है कि दैट इज अ इमेजिनरी एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, that area where the electron probability will be maximum known as orbitals, उन्हीं को नाम दिया गया orbitals। डन। तो ऑर्बिटल क्या है? द नियरेस्ट इमेजिनरी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की सबसे जो क्लोजेस्ट एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसको ऑर्बिटल कहा गया। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया गया? साई स्क्वायर फंक्शन के साथ। यही साई स्क्वायर फंक्शन है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दर्शाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को। ठीक है, तो अब हमें एटम के अंदर तीन चीजें पता चल गई, एक तो शेल, फिर उसके अंदर सबशेल सोमरफेल्ड ने बताया, अब ऑर्बिटल में डिस्कवर हो गए जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो जहां अभी तक हम सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन शेल में मिलता है, बाद में सोमरफेल्ड की वजह से पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सबशेल में भी मिलता है। अब पता चला कि नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन तो मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्बिटल के पास होती है भाई साहब। यानी तुम शेल और सबशेल में घूम रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, एक्चुअल यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और लॉजिकली भी सही, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन वहीं पास ही होना चाहिए यार। ठीक, डन। तो बताओ साई स्क्वायर क्या बताता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट इज डिफाइन दैन इमेजिनरी रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी शुड बी मैक्सिमम। समझ में आ गया? तो ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। दिस इज कॉल्ड साई स्क्वायर। डन। और ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती किसी चीज के पाए जाने की। ठीक है, मजा आ रहा भाई? जबरदस्त चीज है यार, इसको डिटेल में अगर जाओगे ना तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अभी 11th में उतना नहीं जा सकते यार।
ठीक है, लो भाई साई स्क्वायर भी क्लियर हो गया सर, साई क्लियर है, साई स्क्वायर क्लियर। अब ध्यान से सुनो, जब ये पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस जा सकता है, हमें नहीं पता चला क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो वेव कैन बी प्रोपगेटेड अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई एज वेल एज अलोंग द जेड। तो ये मल्टीनोमियल फंक्शन हो गया जिसको श्रोडिंगर ने बना भी दिया, डेमर स्क्वायर एक्स, डेमर स्क्वायर जाइए अपॉन डेमर स्क्वायर एक्स, एक्स के अलोंग फिर वाई के अलोंग जेड के पूरा इक्वेशन लिख दिया था ना अभी थोड़ा मैंने तुमको पहले। तो तीनों एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करता है, वो बात तो इक्वेशन ने प्रूफ की है। अब अगर ये एक कार्टेशियन प्लेन है बेटा, 3D में अगर एक कार्टेशियन प्लेन है तो आपको यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट्स। याद रखिए कार्टेशियन प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए जा सकते हैं अगर उसमें एंगुलर सिचुएशन आती है तो। और ये एंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हमें क्या पता इलेक्ट्रॉन यहां है कि कहां है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये देखो एंगुलर सिचुएशन बन गया कि नहीं बन गया। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, देखो एंगुलर सिचुएशन बन गया कि नहीं बन गया। सो डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगुलर सिचुएशन यहां पे बन सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको लेने होंगे, ये सब मैथ्स में आप सीखोगे कार्टेशियन प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट लेना, ठीक है। तो यहां जो पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए गए बेटा वो 3 तरह के लिए गए, एक आर, एक थीटा, एक फाई। कई लोग आर को कैपिटल आर से भी दिखाते, डजंट मैटर, चलेगा। तो सोमरफेल्ड जो थे वो 2 पोलर कोऑर्डिनेट लिए थे, एक एंगुलर और एक रेडियल। अब तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट फाई भी आ गया। चलो थीटा तो अभी तक एंगुलर कोऑर्डिनेट बता रहा था, फाई भी आ गया। तो यानी अब एक नया अपडेशन हो गया, नया अपडेट हो गया कि भैया ये 2 लोग मिलकर के एंगुलर मोमेंटम को बताते हैं, जबकि आर जो है ये रेडियल मोमेंटम को बताता है। मतलब एक नया मॉडिफिकेशन। सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग 2 ही होते हैं, एक रेडियल मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। अब पता चला कि भैया 2 एंगुलर मोमेंटम होते हैं। और बात सही भी है ना, 3D है ना। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन सपोज करो इस पर्टिकुलर अगर मान लो क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ और इसका एक एंगल वाई एक्सिस के साथ, तो 2 अलग अलग डिफरेंस एंगल बनेंगे। तो 2 एंगुलर कोऑर्डिनेट उसके होने चाहिए। तो ड्यू टू दैट वे हम 2 एंगुलर कोऑर्डिनेट और एक रेडियल। रेडियल क्या होता है? मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये न्यूक्लियस है, तो बेटा न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी तो फिक्स होगी ना, तो ये रेडियल हो गया जो डिस्टेंस को जस्टिफाई करता है। यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां पर है, वो डिस्टेंस आर या आर बताता है, जिसको रेडियल पार्ट कहा गया। लेकिन जो एंगुलर सिचुएशन जस्टिफाई करता है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट चूंकि 2 होनी चाहिए, मैंने बताया क्यों, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम 2 फॉर्म में डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे ना आज के बाद, तो मान लो एक्स के अलोंग लेंगे तो लेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई। अब ये सब कहां से आ रहा है सर? ये सब प्रोजेक्शन है 3D का। बेटा हम तो सर 11th में हमें तो पढ़ा ही नहीं है सब सर, दैट्स द रीजन। ये इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। अब कुछ किताब मार्केट में ऐसे बिक रहे हैं, रुकिएगा जरा वायर घूम गया यार, कुछ किताब मार्केट में ऐसे भी बिक रहे हैं जिसमें ये सब दे दिया गया। बताओ 11th का बच्चा बेचारा मासूम सा 10th पास करके आया है, वो सब क्या करेगा इसका यार? उसको प्रोजेक्शन कहां पता भैया, कैसे निकलता प्रोजेक्शन? वो तो मैथ जब जाएगा आखिरी लेवल में पढ़ेगा तब ना प्रोजेक्शन निकलेगा। और प्रोजेक्शन तो एक टाइम होता है जब स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स जैसी किताबें हमारे मैथ सिलेबस में शामिल होती, तब तो वो भी नहीं रही, तो प्रोजेक्शन निकालना तो और टफ हो गया, ठीक है ना। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट जो हम मानते हैं ना, एक्स का ऐसे मान लिया या वाई एक्सिस का आर साइन थीटा साइन फाई, जेड का आर कॉस थीटा, ये सब बकवास है। ये सब एक्चुअली ये सब क्या है, प्रोजेक्शन से निकाला जाता है। अगर हम आपको समझाने लगे तो बेटा मैथ्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन से निकाला जाता है और फिर इन्हीं प्रोजेक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके आर स्क्वायर कोऑर्डिनेट के बराबर करके प्रूफ किया जाता है। तो खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार, इसका हमारा दूर दूर तक लेना देना हम लोगों से बिल्कुल नहीं है। 10th का बच्चा मासूम होता है, क्यों डरा रहे उसको हम यार? पता चलो बेचारा एक लेक्चर देखेगा ना तो साइंस छोड़ के आर्ट और कॉमर्स ले लेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम इससे आपको डराएंगे नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब 3 डायमेंशनल बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करता, पता चल गया क्योंकि वेव है तो उसके 3 पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, और 3 पोलर कोऑर्डिनेट की वजह से हमको 3 मोमेंटम जस्टिफाइड होते हैं, जिसमें थीटा और फाई एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और आर रेडियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। रेडियल मोमेंटम मतलब न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, और थीटा और फाई मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंगल के रिस्पेक्ट में उसकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है, ठीक है। और 2 एंगुलर क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर एक कार्टेशियन क्वाड्रेंट में होगा तो उसको 2 एक्सिस के साथ एंगल उसके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन।
सो यानी 3 मोमेंटम हो गए, जबकि सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग 2 ही मोमेंटम थे। तो एक नया अपग्रेडेशन आ गया। और एक्चुअली सोमरफेल्ड अभी इलेक्ट्रॉनों का प्रोपोगेशन 3D में मानते नहीं थे, इसलिए 2 ही मोमेंटम था, रेडियल और एंगुलर। लेकिन यहां पर 3D हो गया, तो इसलिए 2 मोमेंटम हमें, एक मोमेंटम हमें एक्स्ट्रा और मिल गया, रेडियल और एंगुलर का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे मोमेंटम कितने होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन जब प्रोपोगेट करता है वेव के फॉर्म में, तो वहां 2 तरह के मोमेंटम होने चाहिए, एक होना चाहिए रेडियल और एक होना चाहिए एंगुलर। सही है ना? तो रेडियल और एंगुलर 2 मोमेंटम हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात और, रेडियल मोमेंटम जो होता है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कैपिटल आर या स्मॉल आर, जिससे लेना चाहो, और ये थीटा और फाई। ठीक है बेटा, 2 हो गए हमारे पास। क्लियर है ना? ये अपने दिमाग में रखना है, ये इससे क्वेश्चन बनेगा, अभी बताऊंगा मैं आखिर में क्वेश्चन इससे बनते कैसे हैं। ये दिमाग में तो चढ़ गया होगा। ठीक है, और इस पार्ट को मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ सको। मैं डायग्राम सब बना के बता रहा हूं। ठीक है सर, साई पता चल गया क्या होता है, साई स्क्वायर भी पता चल गया भी क्या होता है। साई केवल इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्योंकि फेज भी बताता है और एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर को हम जानबूझ के स्क्वायर किए हैं, क्योंकि अगर साई इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको स्क्वायर करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी हमको पता चलेगी कहां है कहां नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन को हम कभी पता नहीं कर सकते, हम क्या पता कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। दिस इज द रीजन, आज के बाद याद रखिएगा, हम कभी भी कोई पूछे ना आपसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो यू कहोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन होता नहीं, हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब यहां हो सकता है और यहां नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलो सर, इलेक्ट्रॉन जहां जहां हो सकता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जहां जहां हो सकता है, वो शेल हो सकता है, सब शेल हो सकता है। अब एक नई चीज आ गई सर, ऑर्बिटल, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है सर, अकॉर्डिंग टू द जाई स्क्वायर। डन। अब सर जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? तो ध्यान से सुनो, अब यहां पर आ जाता है नोड। सर ये नोड क्या होते हैं? वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, फिर वही प्रोबेबिलिटी की बात होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक पता नहीं चला है। सो वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसी को नोड कहा जाएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, या तो शेल या तो सबशेल या तो मैक्सिमम जगह ऑर्बिटल, और नहीं पाए जाएंगे वो क्या है हमारा? नोड। अब ये बताओ मुझे, हम जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितने कंडीशन में निकाल सकते हो? तो रेडियल फॉर्म में और एंगुलर फॉर्म में। तो इसीलिए बेटा आपके नोड जो होते हैं ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक इसका हो जाता है रेडियल नोड, और एक हो जाता है बेटा एंगुलर नोड। भाई अगर आप एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, यानी इलेक्ट्रॉन जब एंगल बनाते हो वो रोटेट कर रहा है तीनों एक्सिस में, तो उस केस में कहां जब एंगुलर नोड बनेगा तो किस किस एंगल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है? रेडियल मतलब कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, तो ये दूरी बता देगा न्यूक्लियस से कि यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0, और ये एंगुलर सिचुएशन में बता देगा कि इस एंगल पे, इस सिचुएशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0। क्योंकि 2 जगह इलेक्ट्रॉन पाए, अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम 2 पर्टिकुलर मोमेंटम से निकाल सकते हैं, रेडियल और एंगुलर। तो ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी इन्हीं दोनों से निकल सकती है। इसीलिए हमारे पास 2 तरह के नोड होते हैं बेटा, रेडियल और एंगुलर। डन? यहां तक क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? ओके। अब हमको सर ये भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालने के चक्कर में कि इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पाया जा सकता है, वो भी। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अब आप बिल्कुल क्लोज आ चुके हो, कर सकते हैं। डन यहां तक? ओके। अब देखो ध्यान से, जब इतना कुछ हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव होता और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकल सकती, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकता, तो इसी वेव फंक्शन के थ्रू, इसी वेव फंक्शन को यूज करके, श्रोडिंगर की इक्वेशन को जस्टिफाई करके, उसको एक्सप्लेन करके, कई सारे साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर कोई एटम है, एटम स्फेरिकल है, अगर कोई एटम है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ये भाई रदरफोर्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये, न्यूक्लियस प्रूफ कर देना। तो अगर कोई एटम है और उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऐसे होगी। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया, साइंटिस्टों ने जो बताया था उसको थोड़ा मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो उनकी लैंग्वेज में समझाएंगे तो बेटा कभी नहीं समझ में आएगा। ये देखो कोन, इसको मैंने अपना नाम दिया कोन मॉडल, ठीक है।
तो ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा उससे यही रिजल्ट निकलेगा, देखना तुम भी कहोगे कि हाँ सर ऐसा ही कुछ है। अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी इलेक्ट्रॉन शुड बी इन शेल। तो सबसे जो आउटर एरिया है वो शेल है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KLMN एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेटा मैंने कितना बताया था इसमें 2n², वेयर n रिप्रेजेंट द शेल। ठीक है, डन। और शेल को कहा जाता है मेन एनर्जी लेवल। पता है इसको मेन एनर्जी लेवल क्यों बोला गया? क्योंकि ये आपको शायद पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसके अलावा नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करके ही नीचे जाएगा। तो यानी सबसे हाई एनर्जी किसकी होनी चाहिए? शेल की। इसलिए इसको मेन एनर्जी लेवल बोला गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, बाय द हेल्प ऑफ सोमरफेल्ड, जब शेल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था बाय द बोर-बरी स्पेक्ट्रम, तो कुछ फाइन स्पेक्ट्रम लाइंस भी दिखे थे जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा से देखा था सोमरफेल्ड ने, और इस नतीजे पे पहुंचे थे कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो शेल के बीच में नहीं, सबशेल के बीच में भी होता है, यानी कि शेल के अंदर सबशेल भी होता है। तो शेल के अंदर बेटा इसी को नाम दिया गया सबशेल। किसके रेमोकर्म पे? इसका क्रेडिट किसको जाता है? जैसे इसको बोर-बरी का जाता है, इसको किसको जाता है? सोमरफेल्ड सर। तो इसको बोल देंगे सब एनर्जी लेवल। बताओ इसको सब एनर्जी लेवल क्यों बोला? बताओ इसको सब एनर्जी लेवल क्यों बोला? तो भैया तुम्हारा मेन एनर्जी लेवल कौन है? शेल। और शेल को बनाता कौन है? सब शेल। तो अगर शेल मेन एनर्जी लेवल है तो उसके अंदर वाला मटेरियल उसका सब एनर्जी लेवल है, उसका पार्ट। तो इट इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। ओके बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर शेल में तो उसकी अलग एनर्जी, सब शेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी अलग, क्योंकि सब शेल उसके अंदर है तो एनर्जी कुछ घटेगा अंदर जाने पर। ठीक है, तो ये सब तो तुमको पता ही। बेटा सब शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SPDF, है ना। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल मैंने नाम भी दिया था। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 2, 6, 10, 14 लाइक दैट, 4 का डिफरेंस होता है। डन, ये सब मैं तुम लोग को बता चुका हूं। हो गया बेटा। अभी मैं पूरा ओवरऑल रिजल्ट निकाल रहा हूं जो पता चला है। ठीक है, और इसके अंदर ये देखो, ये जो है ना सर, ये न्यूक्लियस के सबसे पास है, यानी यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहीं पर मैक्सिमम बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मतलब साई² यहीं पर मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे हाई यहीं पर होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कौन बताता? साई²। और उसने इसका नाम क्या दिया था जहां पर पाए जाने की पॉसिबिलिटी साई² सबसे ज्यादा होगी? उसको क्या बोला था? ऑर्बिटल। ये है बेटा ऑर्बिटल्स, यही तुम्हारे बैच का नाम है, ऑर्बिटल्स। क्योंकि तुम अभी न्यूक्लियस से निकले हो, 10th पास किए हो, 11th में आए हो, अब 12th में जाओगे तो एनर्जी और बढ़ेगी, IIT में क्रैक करोगे तो और एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सब समझ गए? तुम्हारे बैच का नाम ऑर्बिटल्स क्यों रखा था मैंने? डन। तो ये ऑर्बिटल्स हैं बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्लस के पास है। तो ये मल्टी लेयर मॉडल आ गया एक एटम के अंदर। इसका मतलब है कि पहले पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहां है, फिर यहां है, फिर यहां, ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होने के बाद इतना हम यहां तक पहुंचे हैं। देख रहे हो भाई कितने साइंटिस्टों की मेहनत लगी इसमें यार, छोटी मोटी बात नहीं है। और ढूंढ किसको रहे? एक ऐसे टाइनी पार्टिकल्स को जो आंखों से दिखता तक नहीं है। ठीक है, यही तो साइंस है। मजा आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। और ये शुरू से पता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह रुकता नहीं है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो मोशन करता रहता है या रोटेशन करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता होगा। तो इसके अंदर यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां मैक्सिमम हो गई। अब इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन में रोटेशन हो रहा होगा, यहीं पर इलेक्ट्रॉन में रोटेशन हो रहा होगा। अब रोटेशन तो बेटा हम पूरी साइंस में या कहीं पर भी दो ही तरह के समझते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। डन। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा दोगे, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन वेव में भी होगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा भाई साहब, है ना? सो दीज आर द ओवरऑल फिनोमिना जो अभी तक इतने सारे मॉडल पढ़ने के बाद क्लियर हुआ है। डन। ओके सर, अब वेव मैकेनिकल मॉडल यानी क्वांटम मैकेनिक्स में ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से जस्टिफाई किया सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो हमें ऑर्बिटल तक जाना पड़ेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि भैया वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और वेव मैकेनिकल मॉडल यानी क्वांटम मैकेनिक्स इतना जबरदस्त सक्सेस मॉडल था कि उसने ये सब करना सिखा दिया। किसकी मदद से? तो ये सब करना सिखाया उसने एक चीज की मदद से, और उसका नाम था क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, आपको पता ही है ना क्वांटम मतलब, हमने आपको क्वांटम वर्ड का मतलब समझा रखा प्लैंक क्वांटम थ्योरम। क्वांटम मतलब सबसे छोटा यूनिट,
मतलब दिस इज द नंबर, ये वही नंबर है जो सबसे इतने छोटे यूनिट्स को डिफाइन करते हैं जहां से हम इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने की कोशिश करते हैं। ये क्वांटम नंबर से जिसके दम पर हम ये निकालते हैं। सर क्वांटम नंबर मतलब समझे नहीं क्या? तो आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर, तो मैंने बताया ना, क्वांटम नंबर ही वो नंबर है जिससे आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाते हो बाय द हेल्प ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो सर ये कैसे हेल्प करता है सर? तो ध्यान से सुनो। शेल को बताने वाले क्वांटम नंबर को, क्योंकि क्वांटम वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हम वेव मॉडल में आ चुके हैं, ठीक है ना, फोटॉन्स या एनर्जी के फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये मेन एनर्जी लेवल है, अब क्वांटम भी क्या है, एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है ना, करेक्ट। तो इसलिए इसको क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये शेल नहीं रहा, अभी क्वांटम नंबर बन गया क्योंकि एनर्जी लेवल में आ गया, क्योंकि वेव की एनर्जी होती है तो मेन एनर्जी लेवल है, तो इसी के लिए इसका नाम रखा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम रखा गया बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि सर मेन एनर्जी लेवल या शेल का नाम आज से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, मतलब मुख्य ऊर्जा, मेन एनर्जी यही है, शेल। डन। क्वांटम नंबर वर्ड यूज क्यों किया? क्वांटम डिफाइन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी। डन ना? ओके ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो वही पुरानी चीज से, वो नहीं छोड़ा बेटा। शेल को भी हम ऐसे ही बताते थे ना, तो ये तो आज के बाद शेल वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए। अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान के पढ़ रहे हो तो वहां शेल की जगह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलिड होगा, मुख्य ऊर्जा, ठीक है। तो सर ये तो सब एनर्जी लेवल है, कहा गया ये, तो इसको कौन सा क्वांटम नंबर बोलेंगे? तो चूंकि ये भी एनर्जी रिलेटेड है तो इसको भी क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बोला जाता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी इसको जो रिप्रेजेंट करेगा उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलेंगे। एजीमुथल क्या होता है सर? हिंदी में बोलते द्विगांशी। द्विगांशी मतलब हो गया एक तरीके से डायरेक्शनल बिहेवियर, यानी ये सबशेल जो होते हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल बिहेवियर होता है, या तो 1D या 2D या 3D, किसी न किसी डायरेक्शनल बिहेवियर में होते हैं, और ये एजीमुथल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहां जो सबशेल है वो एक डायमेंशनल प्रॉपर्टी या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी अपनी एक एनर्जी है, जिसको सब एनर्जी लेवल कहा जाता है, इसलिए क्वांटम नंबर वर्ड यूज किया गया। और इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एल से। डन। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। हो भाई साहब, तो सर ऐसे तो सब में इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वहां तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, क्योंकि वेव फॉर्म है तो एनर्जी तो हर जगह होगी, तो यस इसलिए तो क्वांटम नंबर यूज कर रहा बड़ा, क्योंकि हर जगह एनर्जी तो सबको क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल है जो सर इसको, तो ऑर्बिटल को पता करने के लिए जिस क्वांटम नंबर का वर्ड यूज किया गया उसका नाम रखा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोला गया बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल m से। यही है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको जीमन इफेक्ट कहते हैं बेटा। मतलब कि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जीमन में क्या हुआ था, स्पेक्ट्रम्स को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया था, तो स्पेक्ट्रम जो था और छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े हो गए थे भाई। शेल जो था, शेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा था बाय द बोरबरी, तो उस स्पेक्ट्रम को जब हाई रेजोल्यूशन कैमरा से देखा तो वहां स्प्लिटिंग मिला, फाइन स्पेक्ट्रम लाइन मिला, जिसको सबशेल बोला गया। फिर उन सबशेल से शेल्स के स्पेक्ट्रम को और फाइन लाइन मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, जीमन ने किया, तो वो और फाइन लाइंस में स्प्लिट कर गए। इससे पता चलता है कि सबशेल जो है अदर पार्ट यानी डेप्थ पार्ट से कहीं बना हुआ है, यानी कि सबशेल के अंदर भी कुछ और एरिया होता है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से प्रूफ हुआ कि भैया वही तो ऑर्बिटल था। यानी ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए बोला गया क्योंकि जीमन के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रम से ये जस्टिफाइड हुआ है। ओह मजा आया? ठीक, तो जीमन का काफी बड़ा योगदान है भाई साहब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में। अच्छा सर, जो अब ऑर्बिटल तो पहुंच गया, वहां जाके हम चेक करेंगे मेरा इलेक्ट्रॉन घूम गई सर, उसका वेव कैसे प्रोपोगेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कौन बताएगा? तो बेटा इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को डिफाइन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर चाहिए। उसको नाम ही दे दिया स्पिन। स्पिन का मतलब होता है घूमना। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल s से। सो नाउ यू हैव 4 टाइप ऑफ द एनर्जी फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च, यार तो जब तुम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हो एटम के अंदर, तो चूंकि एनर्जी एक वेव नेचर में आ चुकी है, तो वेव का एनर्जी होगा, तो इसीलिए वहां क्वांटम नंबर वर्ड यूज करना पड़ेगा। जो शेल में होगा तो उसको क्वांटम नंबर मुख्य बोल देंगे, मुख्य ऊर्जा स्तर, सब ऊर्जा स्तर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिकॉज ये जीमन के मैग्नेटिक इफेक्ट से आया था, और ये स्पिन जो बताएगा इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं।
यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन निकालने के लिए हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं बताओ बेटा, तीन तरह के पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं अलोंग द एक्सिस। कौन कौन सा? रेडियल और एंगुलर, यही ना होते बेटा। तो देखो ये तीन वो पोलर कोऑर्डिनेट हैं जिनके दम पर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, ये जो रेडियल है ना, रेडियल मोमेंटम है ना ये, तो याद रखिएगा ये जो रेडियल मोमेंटम है ये डिस्टेंस को बताता है ना। डिस्टेंस मतलब कि कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से वो, और न्यूक्लियस से शेल या सबशेल दूर होते हैं क्योंकि ऑर्बिटल तो बहुत पास होते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा रेडियल मोमेंटम जो होता है इसको रिप्रेजेंट करता है एन और एल। एन क्यों? अरे भैया एन शेल होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो न्यूक्लियस से कुछ दूर। भैया कौन से शेल की बात कर रहे हो? सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, किसकी बात कर रहे हो? तो उसकी एक दूरी होगी ना निश्चित, तो रेडियल को तो एन बताएगा ना भाई। और एल क्यों? भैया जहां एन होगा वहां एल भी होगा क्योंकि एल सबशेल होता है, सबशेल शेल को बनाता है। तो इसीलिए रेडियल मोमेंटम इन दोनों पे ही डिपेंड कर सकता है और किसी पर नहीं। डन। और एंगुलर बेटा होता है ये थीटा और फाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम है बेटा, जहां एंगुलर मतलब एंगुलर वर्ड आने का मतलब उसमें डायरेक्शन आ गया, डायमेंशन आ गया, यानी उसका शेप। एंगुलर वर्ड का मतलब शेप आ गया, डायमेंशन आ गया। तो इसीलिए बेटा इसको रिप्रेजेंट करता है एम और एल, क्योंकि बेटा एल क्या है? सबशेल है। सबशेल कौन से थे? एसपीडीएफ है ना, उनका अपना एक क्या होता है? शेप होता है, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। और एम क्या बेटा? ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है। और ऑर्बिटल क्या है? एक ऐसा 3D इमेजिनरी स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो चूंकि 3D स्पेस है तो उसका कोई ना कोई शेप जरूर होता होगा, यानी उसमें शेप या डायरेक्शन डायमेंशन है, तो बेटा वो एंगुलर मोमेंटम को चला जाएगा। डन। तो ये एग्जाम आईटी एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा कि रेडियल मोमेंटम पार्ट को कौन से क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा कौन करता है? एन और एल, जबकि एंगुलर को कौन करता है? एम और एल। और मैंने रीजन पूरा प्रॉपर दिया है। एंगुलर में डायमेंशन होना चाहिए, तो इसीलिए बेटा सबशेल और ऑर्बिटल लिया, क्योंकि ये 3D इमेजिनरी स्पेस होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन है, कोई ना कोई शेप जरूर होगा। जबकि दूरी कि शेल कहां पर, कितनी दूरी पर, रेडियल डिस्टेंस बताता है, तो डिस्टेंस तो शेल का ही होगा बेटा, कहां किस शेल में इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाह रहे हो तुम, और जहां शेल होगा वहां सबशेल तो होना ही होना। तो इसलिए एल कॉमन है दोनों में, जबकि एन बताता है डिस्टेंस, यानी किस शेल की बात हो रही है तो दूर होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा उसका। जबकि एम ऑर्बिटल जो कि एक 3D इमेजिनरी स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका कोई ना कोई शेप या डायमेंशन होगा, इसीलिए वो एंगुलर मोमेंटम के अंदर काउंट हो रहा है। डन। तो ये है बेटा क्वांटम नंबर की हिस्ट्री, की क्वांटम नंबर आया कहां से। जब ओवरऑल पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंट क्लियर हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन वेव नेचर मॉडल में अगर देखें तो ऑर्बिटल भी पता चल चुका, जबकि सबशेल सोमरफेल्ड लेके आ चुका था और शेल बोरबरी ला चुका था, तो ओवरऑल अब ये कोन मॉडल डिस्कस हो गया और इस तरह से 4 क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हो गई। डन। पक्का? यानी अब हमें पता चल गया कि अगर क्वांटम नंबर हमें पता चल जा रहे हैं कि कौन किसको दिखाता है, तो इसका मतलब एक आइडिया तो लग गया कि हम अगर ऑर्बिटल तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या सर हम ढूंढ के दिखाएं इसको? आओ देखते हैं फिर, मजे है ना। आओ। ओहो भाई साहब, क्वांटम नंबर जबरदस्त चीज है। क्वांटम वेव मॉडल आने के बाद ये कहानी पलट गई भाई साहब। हाँ सर, अब आ जाओ थोड़ा सा क्वांटम नंबर को समझते हैं। तो सर 4 क्वांटम नंबर बेटा, आप नाम नहीं लूंगा मैं, तुम लोग खटाखट बताते जाओगे। एन एल एम एस, यही ना बेटा 4 क्वांटम नंबर। व्हाट इज एन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसको बताता है? शेल को। व्हाट इज एल? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो किसको बताता है? सब शेल को, सब एनर्जी लेवल को। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसको बताता है? ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस को। और एस क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो भैया ध्यान से सुनिएगा। एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किसको बताता है? मेन एनर्जी लेवल को, क्योंकि क्वांटम वर्ड मतलब ही एनर्जी है, मैं कई बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं। मेन एनर्जी लेवल को बताता है। मेन एनर्जी लेवल कौन है? शेल, ये शेल को बताता है। शेल कौन कौन होते हैं? के एलिमेंट होते हैं, ये इनको बताता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। ठीक है भाई साहब। और एनर्जी हमेशा क्वांटाइज होगा, तो क्वांटाइज का मतलब शेल का भी हाफ नहीं हो सकता और 3.4 शेल नहीं हो सकता। जब भी होगा इंटीजर फॉर्मेट 1 2 3 4 5 लाइक दैट होगा। हो भाई साहब, डन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कहानी खत्म है सर। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सर।
एल क्या है भैया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में द्विगांशी क्वांटम नंबर। द्विगांशी, दो तरफ, है ना, डायमेंशन जिसके पास होगा, शेप होगा जिसके पास। सर ये किसको बताता है, सब एनर्जी लेवल को बताता है। सब एनर्जी लेवल मतलब सर सब शेल को बताता है। सब शेल कितनी तरह के होते हैं सर, एसपीडीएफ होते हैं, ठीक है सर। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 2, 6, 10, 14 होते हैं, ठीक है भाई साहब। अब सर अगर ये डायमेंशन को बताता है तो इसके शेप कैसे पता चलेंगे। शेप हमें पता चल चुके हैं, कैसे, क्योंकि हमको अब वेव मैकेनिकल मॉडल आता है और हमें यह भी पता है कि साइन स्क्वायर जो होता है एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी को जस्टिफाई करता है, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी को जस्टिफाई करता है तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया का शेप हम आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू जब बात सबशेल के शेप की आती है, क्योंकि शेल तो स्फेरिकल है यानी सर्कुलर पाथ है, अभी तक यही कंफर्म हुआ है। तो नहीं सर एलिप्टिकल भी तो था, नहीं यार उसको किसी ने माना नहीं यार, सोमरफेल्ड की मतलब हो गई, खराब हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना तरीके से। तो शेल तो स्फेरिकल यानी कि सर्कुलर पाथ है। सबशेल के शेप पर लड़ाई चली क्योंकि सोमरफेल्ड ने सबशेल जस्टिफाई तो किया, शेप नहीं बताया, वो एलिप्टिकल बता रहे थे लेकिन वो वैलिड नहीं था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं इसको। तो कैसे निकाला सर, और देखते हैं शेप जो आया यार, है ना। ओ ओ ओ ओ ओ देखो तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एस का प्रोबेबल डेंसिटी यानी प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर्व निकाला गया, जिसको हम लोग चार्ज डेंसिटी कर्व बोल सकते हैं या बॉडी सरफेस डायग्राम बोल सकते हैं। तो क्या था वो शेप सर, वो शेप कुछ ऐसा था। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्यों बना रहे हैं यार हम, सबशेल बनाना है। तो शेप इज लाइक दैट, स्फेरिकल था ये, कैसा था, स्फेरिकल। अब इस स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा पता तो है नहीं, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो भाई साहब अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो प्रोबेबिलिटी चेक खुद ऐसे चेक की गई, यहाँ 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 कहाँ, यहाँ कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ कहाँ पे यार, कहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन यानी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते, है ना। और इसको देखने के लिए हमको हाई रेजोल्यूशन पावर डालना ही पड़ेगा, मिनिमम वेवलेंथ का कैमरा डालना ही पड़ेगा ताकि एनर्जी ज्यादा हो, ताकि इलेक्ट्रॉन दिख सके। तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहेगा। तो दिस इज प्रोबेबल डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जब हमने इसका शेप जब मैनेज किया ना, देखो इधर, जब मैंने इसका शेप मैनेज किया न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो हमने पाया इसको जरा मिला के देखते हैं यार कैसा बनता है। तो मैंने मिलाया, अरे सर ये तो स्फेरिकल आ रहा है, यस, यानी एस का शेप जो होता है बेटा स्फेरिकल होता है। डन। तो सर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ना बेटा इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई है तो एक ही इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, इतनी इसकी क्या है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रीजन। और इसी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करके हम ये डायग्राम बना पाते हैं, मतलब कहाँ 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 हो सकता है। तो जब किया गया तो इस तरह का एक शेप जनरेट हुआ, है ना। और स्फेरिकल शेप इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि जो देखा गया हाई रेजोल्यूशन पावर से वो इसी तरह का देखा गया, दैट इज सिमेट्रिक, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था प्रोबेबिलिटी, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। सो खैर ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने आपको समझाया। एस का शेप ऐसा होता है। तो ये वेव नेचर इसका कि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, इधर जा रहा कहाँ जा रहा पता नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को तुम पार्टिकल मान लेते हो तो एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो उसको ऐसे दिखाया गया, ये पार्टिकल है, दिखाई रहा है, ये देखो पार्टिकल है। वेव कहां से पता चलेगा, वेव की तो प्रोबेबिलिटी पता चलती है, ठीक है। तो एस का शेप बेटा कैसा आ गया, स्फेरिकल, रिमेंबर दैट। पी का शेप तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी से, है ना। तो पी के शेप में जब प्रोबेबिलिटी निकाली गई, इसका शेप कुछ ऐसा आया,
मतलब यहाँ यहाँ प्रोबेबिलिटी है, ये देखो यहाँ यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी है, यहाँ यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी है, यहाँ यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी, यहाँ यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी है, यहाँ यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी है, यहाँ यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी, बीच में अचानक से जीरो हो गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो यहाँ आया तो यहाँ कहीं होगी, ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब यही शेप देखा गया, इस तरह का शेप देखा गया तो यही शेप बन गया बाद में कि भैया इसका शेप ऐसा होता है और ये देखने में कैसा लगता है, डम्बल जैसा, तो इसको डम्बल शेप बोल दिया गया। तो ये वेव है जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो रहा है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसका शेप ऐसा आ गया प्रोबेबिलिटी निकालते निकालते तो ऐसा शेप बता दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है तो इसका नाम पी एक्स हो गया। और इससे एक आइडिया और लगा कि अगर ये अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है तो ये पी एक्स है, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल बॉडी में मूव कर सकता है तो इसके 3 एक्सियल कंडीशन होनी चाहिए, तो इसीलिए पी के 3 ऑर्बिटल बनते हैं, इसको बोला गया पी वाई। ऐसे पी जेड भी तो हो सकता है ना, ये मान लो वाई और ये एक्स और ये जेड है, तो जेड के अलोंग जाएगा तो क्या बोलोगे इसको बताओ, पी जेड। तो एक्स के अलोंग गया बेटा तो पी एक्स, वाई के अलोंग गया तो पी वाई, पी जेड के अलोंग गया तो पी जेड। डन। तो ये पी थे, पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। पी का शेप भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ओके, ऐसे ही जो डी का शेप देखा गया तो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका शेप मिला हमें ऐसा। अरे सर ये तो डबल डंबल हो गया, हाँ 2 डंबल हो गए, 2 पी ऑर्बिटल को मिक्स कर दो तो ऐसा ही हो जाएगा, डबल डम्ब बेल। इसका शेप क्या नाम से जाना गया, डबल डम्ब बेल। ठीक है, यानी ये एक बार में क्या है, 2 डायमेंशनल है, जबकि ये एक बार में 1 डायमेंशनल है, ये तीनों, ये एक बार में 2 डायमेंशनल है ना। और पी वाले क्या है, एक बार में 1 डायमेंशनल है ना। और एस तो सिमेट्रिक है बेटा, स्फीयर का कोई डायमेंशन नहीं होता तो ये डायमेंशनलेस है। आ रहा है, तो भैया एक आइडिया तो लगी, इतना समझदार तो हम लोग हैं यार कि पी का अगर सर 1D है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, देयर इज नो डायमेंशन, फिर 1D आता है, फिर 2D आता है, तो बेटा ऑब्वियसली जब F आएगा, अगर F आएगा तो वो 3D ही होगा सर। और सर समस्या ये है ना कि हम लोग की हालत 2D बनाने में खराब हो जा रही है, आप 3D में जाकर के प्लेन में बनाओगे, दिमाग खराब है। इसीलिए बेटा ये सिलेबस से बाहर है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड है वो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। जो आप शेप जो हम लोग बनाते तरह फूल कांटे की फूल की तरह शेप बना रहे हैं, ये एक्चुअल ऐसा शेप नहीं है। ये क्या है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ये देखने में ऐसा मिल गया, ऐसा शेप दिख जाता है तो हम लोग इसको ऐसा बना देते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। नहीं तो ये भी प्रोबेबिलिटी है बेटा, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का शेप है जिसको हम ऐसे शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम वेव नेचर पे बेटा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वेव का मतलब इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं भी हो सकता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कब तक ढूंढते रहेंगे यार हम, इसके मल्टीपल सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे भैया, इतने हमारे बस की बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, जबकि वेव के नेचर में हम इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ही पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं पता कर सकते। हाइजेनबर्ग ने पहिने बना कर रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुकता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो डायनेमिक चलता रहेगा, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे यार। तो बकवास बात हम कर रहे हैं, खुद ही हम अगर सोच रहे पास वेव का पोजीशन निकालना तो हम खुद ही बकवास बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल ही मानना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। हो गया बेटा, सबके शेप क्लियर हो गए। ये क्या है बताओ, सबशेल्स हैं। तो एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। ठीक है बेटा, डन। तो शेल के अंदर सबशेल होते हैं, इन्हीं को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब चूंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर डायमेंशन बताता है बेटा, तो एक बात बताओ, एजीमुथल एल होता है ना, तो बताओ एस का शेप कैसा दिखा तुम्हें। अरे सर ये तो डायमेंशन लेस है, और एल कहता है कि हम तो डायमेंशन ही बताते हैं, तो तुम डायमेंशन ही नहीं बता पा रहे हो, तो यानी मेरे वैल्यू एल हो गया। तो एल की वैल्यू बेटा एस के लिए क्या हो जाएगी बताओ, एल की वैल्यू एस के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, 0। देयर इज नो डायमेंशन सर, एल कहता हूं को डायमेंशन चाहिए। बताओ पी के लिए एल की वैल्यू बेटा 1, वाई, अरे ये 1 डायमेंशन है सर। अच्छा एल की वैल्यू बेटा डी के लिए 2, क्योंकि 2 डायमेंशन है सर। एल की वैल्यू बेटा एफ और एफ सबशेल के लिए 3। डन, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना आ गया। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायमेंशनली यानी किस 3D रीजन में, किस डायमेंशन में रोटेट कर रहा है, या उसकी प्रोबेबिलिटी कहां हो सकती है। अगर हमारा एल का वैल्यू 0 आ रहा है ना, तो इससे हम अंदाजा लगा देंगे कि भैया वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अलोंग, दैट सबशेल शुड बी एस।
यानी वहां एस सबशेल नाम में होगा, वहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। इफ एल पी, अगर एल की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब आवर इलेक्ट्रॉन या आवर इलेक्ट्रॉन वेव propagated in a one dimensional, that one dimension should be either in a x axis or y axis or z axis। मतलब अगर L की वैल्यू 1 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन या तो along the x, या तो along the y, या तो along the z, यानी क्योंकि वन डायमेंशन है, और वन डायमेंशन तीन तरीके से हो सकते हैं, along the x, along the y, along the z। डन। तो इससे हमें सबशेल के अंदर का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना बॉडी सरफेस डायग्राम, ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है बेटा, ध्यान रखें, दिस इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन इस पूरे एरिया में कहीं पर भी हो सकता, मुझे नहीं पता, बस यहां नहीं होगा बीच में, क्योंकि यहां देखिए ना जीरो हो चुका है, यहां भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो, यहां भी पॉसिबिलिटी जीरो बेटा, यहां भी पॉसिबिलिटी जीरो बेटा, यहां भी पॉसिबिलिटी जीरो बेटा। और आपको मैं बता चुका हूं कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है बेटा, उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, नोड। नोड आ गया समझ में, सही है। खैर नोड पे भी बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी तो सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। सर एजीमुथल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबशेल बताता है, कैसे बताता है, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डायमेंशन की रही बात, तो हम लोगों ने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मल्टीपल सोल्यूशन को सॉल्व किया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर को निकालने की कोशिश की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जिस जिस शेप में दिखती गई, उस सबशेल का शेप वैसा वैसा होता चला गया, ठीक है। अब बात आती है ऑर्बिटल्स की। और बेटा ऑर्बिटल्स को कौन बताता है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन बेटा, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब स्वरूप, कैसा दिखता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। एंड ये पूरा का पूरा इंपैक्ट किसको जाता है, ज़ीमन इफेक्ट। ये ज़ीमन इफेक्ट से पता चला था, ठीक है। अब बताता हूं तुमको कैसे पता चला था, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये सबशेल की लाइन है, ठीक है, ये सबशेल है सपोज करो, और इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह इसे प्रोपोगेट कर रहे हैं। ज़ीमन ने क्या किया, यहाँ लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। ज़ीमन ने क्या लगा दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन का वेव अगर ऐसे प्रोपोगेट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया, तो हुआ क्या ना, ये वेव कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगा। मतलब ये जो मान लो इलेक्ट्रॉन वेव का ये स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेज, इलेक्ट्रॉन वेव एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का ये वेव रेज है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन जब भी प्रोपोगेट तो एनर्जी तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन के पास, तो उसी वो वेव फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, तो ये ऐसे टूटने लगा, देखना ऐसे ऐसे, मतलब ये दो टुकड़ों में टूट गया। तो जो नहीं टूटा ये क्या है, तो ये जीरो है, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ये जीरो है। जीरो का मतलब दैट इज द ओरिजिनेशन, ये रियल है। और जो बेटा स्पेक्ट्रम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो तो पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ गया बेटा वो नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी वेव को या एनर्जी रेज को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास कराए तो दो और फाइन स्पेक्ट्रम में टूट गया। मतलब ये वाला एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम अलग हो गया, ये एक फाइन स्पेक्ट्रम बेटा अलग हो गया, और ये वाला फाइन स्पेक्ट्रम बेटा अलग हो गया। क्योंकि हम तो ये मान के चले थे कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सबशेल में था। अब इलेक्ट्रॉन जो सबशेल में रोटेट कर रहा है, मान लो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन वेव की, उस वाले इलेक्ट्रॉन वेव को मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से पास करा दिया, तो वो भी टूट गया टुकड़ों में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेल को पहले सोमरफेल्ड, शेल वाले एनर्जी ट्रांसमिशन को पहले सोमरफेल्ड स्पेक्ट्रम से पास किया, तो उसको फाइन स्पेक्ट्रम दिखा, तो पता चला शेल सबशेल से बना हुआ है। अब सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्पेक्ट्रम को, यानी सबशेल को जो इलेक्ट्रॉन, जो सबशेल जब इलेक्ट्रॉन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब सबशेल में रहेगा तो उसकी जो एनर्जीज है उसको बेटा जब ऑन स्क्रीन उतार के स्पेक्ट्रम बनाया, तो उसको भी मैग्नेटिक फील्ड से ज़ीमन ने पास करा के देखा, तो वो भी स्प्लिट कर जा रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है सबशेल के अंदर किसी अदर रीजन में भी रहता है, जिसको ऑर्बिटल बोला गया है, अभी पता चल चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सबशेल का है तो सबशेल खुद और फाइन स्पेक्ट्रम से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर और भी एक एनर्जी लेवल है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव से रिप्रेजेंट की जा सकती है।
डन। और जीरो इज देयर ओरिएंटेशन जो विदाउट डिफ्लेक्शन गया है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जीरो का मतलब ये वो वाला होगा जो विदाउट डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव, यानी तीन तरह के यहां पर आपको स्प्लिट एनर्जी में स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि सर सबशेल के अंदर क्या होता होगा, क्योंकि अगर फाइन स्पेक्ट्रम है तो इसका मतलब सबशेल के अंदर भी एक एनर्जी लेवल होता है। और सबशेल के बाद बेटा बताओ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्या प्रूफ हो गया, अरे वो तो ऑर्बिटल था। यस 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 यस, यानी कि ये पॉजिटिव वाला बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सेम ये भी बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन को ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताने वाला कहा जाता है ना। यानी सबशेल कैन बी अनदर स्प्लिटेड इनटू फॉर्म ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल जो है सबशेल की और नीचे वाला एनर्जी लेवल है। ये जीमन ने पहले ही बता दिया था, लेकिन कितने सीरियस नहीं लिया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये बात और प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n की बात करते हैं तो ये क्या होना चाहिए बताओ। तो ये तो सबशेल के दो पार्ट है ना बेटा, तो यानी कि पॉजिटिव सबशेल से लेकर के नेगेटिव सबशेल तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए, सब एनर्जी लेवल तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जीमन के अकॉर्डिंग अगर सबशेल वाले लेयर पे अगर इलेक्ट्रॉन के वेव को अगर मैग्नेटिक फील्ड से मैंने पास करा तो अगर वो स्प्लिट हो रहा है यानी और फाइन स्पेक्ट्रम लाइन में टूट रहा है, इसका मतलब ये कि सबशेल के अंदर भी एक डेप्थ एनर्जी लेवल होता है जिसे ऑर्बिटल कहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक हो सकती है। मतलब कुछ इसके फाइन स्पेक्ट्रम पॉजिटिव के बनेंगे, कुछ ऑर्बिटल नेगेटिव स्पेक्ट्रम के बनेंगे। डन। इसीलिए पॉजिटिव सबशेल से नेगेटिव सबशेल तक मैंने बोल दिया, जीरो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। तो बताओ बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, सबशेल से पॉजिटिव से नेगेटिव सबशेल ना बेटा। सबशेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एजीमुथल। ओहो ओहो ओहो, आ गया सर। डन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिकॉज subshell is split it into positive and negative format. So magnetic can be deflected into the different form. So when the subshell deflected in a different form, या subshell deviated in a magnetic field in a different form, that different form या different state of energy level is called orbitals, and that is the closest from the nucleus या from the nucleus. Done. जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बोला कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। समझ में आ गया क्यों आखिर एम क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पॉजिटिव एल से माइनस एल बोला जाता है। डन। तो ये प्रॉपर मैंने आपको जीमन इफेक्ट भी अच्छे से समझा दिया, और ये भी पता चल गया कि शेल के अंदर का एनर्जी लेवल, शेल मेन एनर्जी लेवल, उसके अंदर का एनर्जी लेवल सबशेल के भी इनर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। ठीक है, एंड ऑर्बिटल की वैल्यू हमेशा यहां से यहां तक लाई करेगी। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सबशेल एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्प्लिटिंग एनर्जी ये बता रहा है, क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम फाइन स्पेक्ट्रम दो पॉजिटिव फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसका प्लस एल से माइनस एल तक टोटल वैल्यू हो सकती है। दिस इज द कंप्लीट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल कहां तक फैला हो सकता है, पॉजिटिव रीजन में भी हो सकता है, नेगेटिव रीजन में भी हो सकता है, और जीरो रीजन में भी हो सकता है। जीरो मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी आ गई सर। कहां से कहां तक बताओ बेटा, प्लस एल से माइनस एल। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है, ऑर्बिटल को बताता है बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है बेटा, ऑर्बिटल को बताता है। तो ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो सबशेल कितना डिफ्लेक्ट कर सकता है। सबशेल डिफ्लेक्ट किसमें करता है, अकॉर्डिंग टू जीमन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सबशेल की जो भी वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्ट करा दो। तो इससे एक चीज पता चली कि ऑर्बिटल हो कैसे सकता है। तो देखो बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सबशेल है, ध्यान से समझना, हर एक चीज का प्रूफ देखो तुम, एस पी डी एफ। चलो बताओ, इसके लिए सबशेल की वैल्यू 0 क्योंकि डायमेंशन नहीं बेटा। इसके लिए अजीमुथल, इसके लिए अजीमुथल, इसके लिए अजीमुथल, क्योंकि अजीमुथल डायमेंशन बताता सबशेल का। डन। तो L0 क्योंकि सिमेट्रिक, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब अगर हमको पता चल गया कि सबशेल के अंदर और एक और एनर्जी लेवल होता है जिसे ऑर्बिटल्स कहा जाता है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इन सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन के प्रोपोगेशन हो रहे हैं उनका स्प्लिटिंग करो मैग्नेटिक फील्ड में बाय द जीमन इफेक्ट, तो उसके टोटल जो स्प्लिटिंग का जो टोटल जो रेंज है वो पता चल जाएगा। उतने ऑर्बिटल होने चाहिए उसमें। पॉजिटिव डिफ्लेक्ट है जो पॉजिटिव ऑर्बिटल, नेगेटिव होता है नेगेटिव ऑर्बिटल। चलो बताओ, L इक्वल टू कितना बेटा, 0। ये तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इसका वेव जो प्रोपोगेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीटली सिमेट्रिक, ऊपर नीचे सब बराबर। तो बताओ इसमें ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी, तो सर फॉर्मूला आप ही ने बताया ना, ऑर्बिटल को बताता कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? -L से +L होता है सर, यही ना होता है स्प्लिटिंग जीमन इफेक्ट से। सबशेल में ना स्प्लिटिंग होकर ऑर्बिटल निकला था तो -L से +L होना चाहिए, तो सबशेल L होता ही है, लेकिन L की वैल्यू बोल रहा है 0, तो 0, यानी देयर इज नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि इट इज कंप्लीटली सिमेट्रिक। हर एक चीज प्रूव्ड है, हर एक चीज। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है सीख के, मजा आ रहा है ना। डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है कि सिमेट्रिक का डिफ्लेक्शन कहां से होगा? L1 है, अब ये डायमेंशन आ गया इस पे, और डायमेंशनल चीजों पर डिफ्लेक्शन पॉसिबल है ना। तो L = 1, यानी इस सब शेल के इलेक्ट्रॉन वेव को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया अकॉर्डिंग टू जीमन, तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड। तो इसमें और फाइन स्पेक्ट्रम बने कहां से लेके कहां तक? -L से +L, मतलब -1 0 +1, क्योंकि अगर L की वैल्यू 1 है तो -1 से +1 होगा ना, तो -1 से +1 कैसे जाओगे? -1 0 +1। इसका मतलब ये जो सबशेल है ना बेटा, ये 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना है। इसके अंदर 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल है बेटा, एक -1 वाला, एक 0 वाला, एक +1 वाला। -1 वाला ये बता रहे कि डिफ्लेक्शन से नीचे चला गया, नीचे फेस में चला गया, ये डिफ्लेक्शन से अपर हो गया, और ये डिफ्लेक्टेड नहीं हुआ है। मजा आ गया। यानी सबशेल कितना ऑर्बिटल से मिलकर बना बेटा, पता चल गया। मतलब शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं तो मैंने पहले बता दिया सोमरफेल्ड में। अब सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं तुम वो भी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द जीमन इफेक्ट। ओके, सो सर इसमें 3 ऑर्बिटल होने चाहिए। डिफ्लेक्शन ही बता रहा, मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं। ये बात सही भी है, प्रूफ्ड है ये चीज यार। L = 2 बताओ बेटा, इसमें कितना ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि M तो ऑर्बिटल बताता है। तो अगेन सर -L से +L, इतने लेवल पर डिफ्लेक्शन यहां पर होना चाहिए। L की वैल्यू 2 है बेटा, तो -2 -1 0 +1 और +2। सर इसमें इतने तरह के डिफ्लेक्शन होंगे, मतलब ये जो सबशेल है सर, ये 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना है सर। तो बताओ फिर L = 3 पे, तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना? -L से +L, L की वैल्यू 3 है, तो इसमें बताओ कितने तरह के आपको ऑर्बिटल मिलेंगे? यानी ये सबशेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा बताओ बेटा? 7, है ना। क्यों? अरे -3 से बेटा +3 करोगे तो कितना आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये देखो 7 आ गए टोटल। तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल के रख दी मैंने। बस एक छोटे से बंदे को जीमन इफेक्ट, जो तुम्हारे सिलेबस में रखा नहीं गया, बहुत छोटे में पढ़ा के खत्म कर देते हैं, लेकिन वही वो आदमी है जिसने सबशेल के अंदर ऑर्बिटल घुस के निकाल के दिखाया कि कैसे इस ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये बताओ, अगर S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये तो मैंने तुम लोग को सोमरफेल्ड के मॉडल में ही बता दिया था। तो अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें ऑर्बिटल केवल कितना होता है बेटा? 1। अगर P में 6 तो उसमें 3 ऑर्बिटल लग रहे हैं, अगर D में 10 है तो इसमें 5 ऑर्बिटल लग रहे हैं, और इसमें अगर 14 है तो 7 ऑर्बिटल लग रहे हैं। बेटा इससे एक आइडिया नहीं लग रहा है? सिंपल मैथ, 14 के लिए 7 ऑर्बिटल चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 चाहिए, मतलब 1 में 2, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने सिंपल मैथ लगा दिया ना, इसी मैथ को लगा दिया था हुंड ने। हुंड बेटा होशियार था, हम लोग देखो यहीं पर लगा दे रहे हैं। अरे आइडिया लग रहा है सर, 6 के लिए 3 ऑर्बिटल मिल रहा है, 10 के लिए 5 मिल रहा है, 14 के लिए 7 मिल रहा है, तो यानी 1 में 2 होना चाहिए। हम लोग आराम से बता दे रहे हैं। अब इसी को हुंड ने अपने कॉन्सेप्ट से बताया। सोच रहे हो? मजा आ रहा है? चलिए, तो अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएं, क्योंकि अब तो हमें ऑर्बिटल तक हम पहुंच चुके हैं कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल के लेयर हो सकते हैं। अब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां कैसे भरे जाएं, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेव पढ़ लें बेटा तो वेव तो हम कभी बता ही ना पाए। तो पार्टिकल से ही लोकेशन अगर पता चलता तो करके देखते हैं क्या होता है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे कैसे, क्योंकि ऑर्बिटल तो आ गया, अब इलेक्ट्रॉन यहीं तो हो सकता है। यही तो बताया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहीं पर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे कैसे, देखते हैं कौन आता है। मजा आ गया ना तुम लोगों को? चेक कर लेना यूट्यूब में भी ऐसा वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं पेशेंस रखोगे ना टाइम के साथ, तो हर एक चीज बिल्कुल, मतलब पूरी तुम लोग को मूवी बना दी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। यार इससे बढ़िया मूवी तुम्हें कहां मिलेगी बताओ? हर एपिसोड का अपना एक अलग हीरो है, समझ रहे हो? हाँ भाई। तो भैया ऑर्बिटल तो आ गया सर, अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना सीखना होगा। तो एक भाई आए, नाम था हुंड, और उसने एक नाम दिया हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। मल्टीप्लिसिटी लॉ, और इसने वही दिमाग लगाया जो हम लोगों ने लगाया कि यार
अगर 10 इलेक्ट्रॉन डी में होते तो 5 ऑर्बिटल, एफ में 14 तो 7 ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पक्का पक्का पक्का। यही हुंड का लॉ था। लेकिन हुंड ने एक दिमाग और दिया कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहोगे ना एक ऑर्बिटल में, जो तुम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, आइडिया तो लग चुका है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, लेकिन उनको अपोजिट स्पिन में डाल देना, क्योंकि सेम स्पिन में डालोगे अगर मान लो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो टकरा जाएंगे, रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते तो वो वहाँ नहीं रह सकते। ये भी कॉमन सेंस है, क्योंकि दो सेम अगर डायरेक्शन में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे तो रिपल्सन नहीं होगा यार, है तो हम काहे रखें। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को वहां रख के दिखाना है तो हम कैसे रखेंगे, दोनों का स्पिन पलट देंगे ताकि दोनों टकराए नहीं, तो वहां रह सकते हैं। तो हुंड ने कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, वो हम लोग अगर हुंड की जगह होते तो हम लोग दे दिए होते। समझ रहे हो। तो क्या बोला हुंड ने, तो हुंड ने बोला झुंड मत बनाओ, हुंड ने बोला झुंड मत बनाओ। समझ रहे हो, हुंड ने बोला झुंड मत बनाओ। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही होता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, किसी ऑर्बिटल में आप कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके वे में रख सकते हो। और इसको शुद्ध देसी भाषा में अगर बहुत जल्दी दिमाग में घुसाना है तो हुंड ने कहा था झुंड मत बनाओ। मतलब सर समझ में नहीं आया, तो देखो हुंड ने कहा झुंड मत बनाओ, हिंदी में बिल्कुल सीधा सीधा हिंदी में झुंड मत बनाओ। इंग्लिश में इसको बोले, अब देखो इंग्लिश में कितना प्यारा लगता है, झुंड मत बनाओ। अरे अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन सा नया जादू, तो आप ही ने बता दिया सर, हम लोग को भी पता है। तो वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, विद अपोजिट स्पिन। बात ये भी सही है, ये भी हम लोगों को पहले से पता है, क्योंकि सेम स्पिन में डालेंगे तो रिपल्सन हो जाएगा। तो वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन एंड सेम पैरेलल स्पिन। सेम पैरेलल मतलब एक जैसे स्पिन वाली, या तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सेम पैरेलल स्पिन electrons filled first, then after pairing is possible. मैंने इस डेफिनेशन को इतना सुंदर और इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा दी कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे सर स्कूल में लिख सकते हैं, अरे क्यों नहीं लिख सकते हो यार, कोई काट के दिखा दे मैं मान जाऊं। हम उन स्कूलों की बात नहीं कर रहे जहाँ पर मैडम या टीचर या कोई सर जी ये बोल देते कि जो लिखा है किताब में वही लिखना है। भैया उनको तो प्रणाम है, लेकिन जो चीज़ हमें आसानी से समझ में आएगी अगर हम वैसे लिख के समझा रहे तो गलत क्या कर रहे हैं भाई हम। तो क्या लिखा बोलो, वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। सर ये लाइन तो आपने पूरा डिटेल में समझा ही दिया कि यही होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही समझ में आ रहा था, मैं जीमन इफेक्ट से समझ में आ गया था। लेकिन इस बंदे को क्रेडिट किसको देना चाहिए कि सेम पैरेलल स्पिन फील्ड फर्स्ट देन आफ्टर पेयरिंग इज पॉसिबल। मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरना तो पहले सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों को पहले भरना, वो तुम्हारा सिलेक्शन है। तुम चाहे क्लॉकवाइज पहले भरना चाहो भरो, तुम्हारा जो सिलेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भरना चाहो तो भरो। क्यों इतना छूट दे रहा है सर, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। समझ रहे हो, क्योंकि उसको भी पता नहीं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकल सकता। तो ये भी कह रहा भाई मजे कर, कहीं भी भर, तू क्लॉकवाइज भरना तू क्लॉकवाइज भर, एंटी क्लॉकवाइज भरना भर, लेकिन झुंड नहीं बनाना। एक बार पहले क्लॉकवाइज भर लो फिर एंटी क्लॉकवाइज वालों को भरना, या तुम पहले एंटी क्लॉकवाइज भर लो फिर क्लॉकवाइज वालों को भरना। एक साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत फिल करना, झुंड मत बनाना। तो शुद्ध भाषा में बोले तो झुंड मत बनाना, और थ्योरिकल पार्ट में बोले तो पहले एक एक करके भरते जाना, जब लगे कि अब पेयर करना है तो पेयर करना। यानी पहले या तो क्लॉकवाइज डाल दो या तो एंटी क्लॉकवाइज डाल दो, प्ले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसे मत करना, ये झुंड बन जाएगा। ये था हुंड का लॉ। तो इतना जो बड़ा लिखे हो ना तुम्हारे स्कूल के लिए, समझने के लिए क्या है, झुंड मत बनाओ। समझ में आ रहा है सर, भीड़ भाड़ एक जगह नहीं लगाना है सर, ठीक है सर। समझाओ तो इसको जरा, कैसे समझाते हैं। देखो मान लो बेटा पी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, बताओ अकॉर्डिंग टू जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका कितना आया था, 3 आया था ना, -1 0 +1, ठीक है बेटा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, हुंड ने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते, वो तो हम लोगों ने पहले चेक कर लिया था। तो भैया यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 6 हो गए। तो ठीक है, वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, डन सर।
लेकिन सेम पैरेलल स्पिन फील्ड फर्स्ट, तो पहले या तो क्लॉकवाइज को भर दो या तो एंटी क्लॉकवाइज को भर दो। सर किसको क्लॉकवाइज बोलेंगे किसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे यार, तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन तो वैसे भी नहीं पता, जिसको जो बोलना है बोल दे। तो ध्यान से सुनो, ये साइंटिस्टों ने बनाया है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यानी चारों क्वांटम नंबर जो है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की देन है, इनका हर जगह प्रूफ अवेलेबल है, मैंने करके भी दिखाया आपको। स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा पर्टिकुलर क्वांटम नंबर है जिसको कोई नहीं आज तक समझ पाया, किसी भी कॉन्सेप्ट से प्रूफ नहीं हुआ। तो ये क्या है, इसका कोई क्लासिकल कॉन्सेप्ट एनालॉग नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से मान लिया गया, ऐसा मान ले यार। तो देखो अगर क्लॉकवाइज है बेटा, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, या तो डाउनवर्ड दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दो, या तो डाउनवर्ड दिखा दो बेटा या तो ऐसे दिखा दो, जो तुम्हें ठीक लगे। कुछ किताबों में ऐसे दिखाते हैं, कुछ में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो अपवर्ड या फिर ऐसे दिखा दो। अब डिसाइड कर लो तुम लोग कि कौन वाला लेके चलना है। मैं तुमको सजेस्ट करूं पहला वाला लेके चलो, डाउनवर्ड और अपवर्ड, आसान हो जाएगा। अपवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, तो भैया हमको भरना है 6 इलेक्ट्रॉन, भरे हो। क्या बोला भैया, सेम पैरेलल स्पिन फील्ड फर्स्ट। चलो सिलेक्शन करो, पहले क्लॉकवाइज भरोगे कि एंटी क्लॉकवाइज भरोगे। सर अपने मन पे है, फ्री कर रहा हूं, वैसे भी पता है नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो कुछ भरो। चलो एंटी क्लॉकवाइज भर देते हैं सर, भरो। एंटी क्लॉकवाइज कैसा है भैया, अपवर्ड है, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज भर दिए 3 ठो, भर दिए। अब दोबारा एंटी क्लॉकवाइज नहीं भर सकते, क्योंकि क्या पहला रूल है, 2 इलेक्ट्रॉन तो रखोगे लेकिन अपोजिट स्पिन रखोगे। तो भैया एक ऑर्बिटल में एक ही स्पिन वाला हो सकता है कि नहीं, सेम स्पिन तो रह नहीं सकते क्योंकि अपोजिट स्पिन रखना है। तो भैया पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा स्पिन भरना चाहते हो। मैंने एंटी क्लॉकवाइज भर दिया, अब बारी किसकी आएगी, अगर अपोजिट स्पिन करना तो क्लॉकवाइज। अब लगाओ बेटा क्लॉकवाइज, ये लो, देखो 6 इलेक्ट्रॉन कितने प्यार से भर गए। हुंड का रूल भी फॉलो हो गया कि एक ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस, विद अपोजिट स्पिन, यस। झुंड बनाया नहीं बनाया, कैसे नहीं बनाया, क्योंकि मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज भरा फिर क्लॉकवाइज भरा। सर मैं पहले क्लॉकवाइज भी तो भर सकता था, अरे भरना यार, कौन मना कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारी बुक्स जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब पहले वो एंटी क्लॉकवाइज ही मानते हैं और सेकंड को क्लॉकवाइज मान लेते हैं, क्योंकि मानने को तो कोई कुछ भी मान सकता है। तो एक पैटर्न बना दिया सभी लोगों ने कि भैया पहले एंटी क्लॉकवाइज लेंगे बाद में क्लॉकवाइज लेंगे। तो बेटा तुम भी यही पैटर्न फॉलो कर लो, क्योंकि तुम्हारी किताबों से आंसर मैच कराना मैटर करता है, नहीं तो अदरवाइज यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। आप चाहो तो पहले एंटी क्लॉकवाइज भर दो, कोई नहीं गलत कर सकता, लेकिन किताबों के अकॉर्डिंग हमें आंसर मैच कराना होता है, इसलिए हम पहले एंटी क्लॉकवाइज ही भरते हैं बेटा, क्लॉकवाइज नहीं भरते हैं, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। तो हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना है, ठीक है भाई साहब। अच्छा मान लो इसमें P है, हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना होता, कितने भरने होते बेटा, 5। तो सर P में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं अकॉर्डिंग टू द जीमैन इफेक्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, लेकिन 5 है तो 5 तो भर ही सकते, जब 6 भर सकते तो 5 क्या नहीं भर सकते। लेकिन बेटा झुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना है, तो पहले सेम स्पिन वाले एक एंटी क्लॉकवाइज वाले भर दिए मैंने, 3 हो गए सर, फिर 4 फिर 5। ये तरीका भरने का सही है, इट इज करेक्ट मेथड सर। किसी ने हुंड का रूल नहीं पढ़ा, किसी ने हुंड का रूल पढ़ा ही नहीं, उसको भरने के लिए दिया तो ऐसे भर दिया। उसको इतना पता था कि 3 ऑर्बिटल होगा, अब उसको दिया भरने के लिए, भर तो ऐसे भर दिया। तो दोनों तो सेम ही है सर, नहीं पता तो भी सही, लेकिन बेटा ये हर जगह सही नहीं है। अब मान लो तुमको मैं बोल दूं P का 4 इलेक्ट्रॉन भरो, तो 4 देखना, जिसने हुंड रूल नहीं पढ़ा वो कैसे भरेगा, कैसे भरेगा, 1 2 3 4 भर दिया। तो झुंड बनाना हो गया ना यार, क्योंकि हुंड ने क्या कहा, पहले भैया पूरा होगा फिर पेयरिंग होगा, डन। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हुंड ने कैसे सिखाया कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को तुम अगर ऐसे दिखा पा रहे हो ना एरो से, इसका मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हो, इट इज नॉट अ वेव, समझ में आ गया। और तुम ऐसे दिखा पा रहे हो, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लो भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे आता है, ऑर्बिटल्स कैसे पता चला, डन। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेंगे, डन। ऑर्बिटल की डिस्कवरी कैसे हुई, जीमैन इफेक्ट से, डन। क्या हुआ था, डन। सब कुछ पता है सर, मजा आ गया पूरा, एक एक चीज डिटेल में क्लियर। अब क्या बचा सर, स्पिन क्वांटम नंबर बचा। भाई साहब इसी के बारे में तो बात कर रहे थे हम। ये क्या बताता है,
स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। और मैंने इसके बारे में तो बोला, यही एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो ना रेडियल मोमेंटम ना तो एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है, यानी इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, यानी देयर इज नो एनी क्लासिकल एनालॉग। ठीक है, इसका कोई क्लासिकल एनालॉग, कोई एनालॉग, कोई प्रूफ, कोई थ्योरी, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका आदमी इंसान ज़्यादा फायदा उठाता है। तो क्या है स्पिन? तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, और दोनों अपोजिट स्पिन को एक ऑर्बिटल भर सकते, नहीं तो रिपल्सन हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कि अगर क्लॉकवाइज है तो इसको दिखा दो -½ से, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो +½ से। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का पूरा एक चक्कर होगा, अगर ये वेव नेचर में हो तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा ना, है ना। अब जब कंप्लीट साइकिल वो पूरा करेगा तो उसमें क्या होगा, -½ और हाफ +½ का क्या लॉजिक है? -½ और +½ का लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन के जब रोटेशन करता है, वो किसी ऑर्बिटल के अंदर रह के जब घूम रहा होता है, तो वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना। अब यार इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये है, मान लो चलते चलते ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो बेटा यहां तक तो ये कैसे गया, क्लॉकवाइज गया। लेकिन अगर घूम करके फिर ये अगर इधर आ गया तो बेटा ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक समूचा इलेक्ट्रॉन एक चक्कर जब लगाएगा तो उसी में आधा क्लॉकवाइज और आधा एंटी क्लॉकवाइज घूम लेता है, समस्या ये है उसकी। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली दोनों का अपोजिशन होंगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइकिल जो होता है 1 माना जाता है, तो उसका हाफ साइकिल यानी आधा क्लॉकवाइज और आधा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए बेटा हाफ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, यानी 1 कंप्लीट साइकिल इज बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट। क्योंकि मान लो ये p का ऑर्बिटल है बेटा, p का डबल शेल होता है और p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हो, तो अभी हुंड ने बताई थी एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। तो मान लो ये कौन सा ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है सपोज करो। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां है, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो बेटा यहां है, तो सोचो अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये अगर यहां से ऐसे आ रहा है तो बेटा ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपस में कभी टकराएंगे नहीं। तो इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो उसके हाफ साइकिल, क्योंकि देखो इसमें इस पूरा साइकिल कहां हो पाया, अगर ये ऐसे गया हाफ साइकिल, तब तक बेटा ये वाला यहां से ऐसे गया तो इसका भी हाफ ही साइकिल माना जाएगा, क्योंकि पूरा चक्कर ही कहां लगा पाते हैं, दोनों का एक साथ देखोगे तो आधा साइकिल ही माना जाएगा, पूरा चक्कर ही नहीं लगा सकते एक बार में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के तुम अगर उसके रोटेशन को चेक कर रहे हो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, अपोजिट रोटेशन में रहेंगे, तो वह हाफ ही माने जा सकते, पूरा साइकिल कभी नहीं हो सकता ये, इसीलिए बेटा इसको हाफ कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट साइकिल जब तक लगाता है, यानी जब तक आधा चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज, तब तक दूसरा वाला आधा एंटी क्लॉकवाइज हो चुका होता है, इसीलिए उसके साइकिल को हाफ तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज बेटा -½ एंटी क्लॉकवाइज +½ सर आपने तो बोला कि इसका कोई प्रूफ ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला माइनस को क्लॉकवाइज और प्लस एंटी ना। हम बोल तो रहे हैं, तुम्हारा मन करे तो तुम ये कर लो यार, लो ना, कर लो, ये भी सही है। लेकिन अब क्या है कि हमको क्या है, समाज के साथ चलना है। तो समाज यानी हमारी किताबों ने क्या कहा कि भैया क्लॉकवाइज को हम ऐसे ही मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम ऐसे ही मानेंगे, जो करना कर लो। तो हमारे सारे क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होके आएंगे बेटा। तो हम अगर हम जिद करेंगे कि हमको ये चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। तो सही तो ये भी है, लेकिन याद रखिएगा ये हमारी किताबों में अवेलेबल नहीं है, हम लोग किताबों में इसको लेके चलते, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है बेटा, डन। तो हम लोग हमेशा आज के बाद एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना करेंगे। हो गया। और इसका कोई डेरिवेशन नहीं तो हम बिल्कुल आ जाते, तो हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी किताबों में ये नहीं है। हम समाज के विरुद्ध चल नहीं सकते, नहीं तो इंजीनियर की जगह हम कुछ और बन जाएंगे। तो बेटर है कि इसी को लेके चलो, और समाज के विरुद्ध जाओगे तो तुमको समाज जीने नहीं देगा। हाँ लो भाई, ढूंढ लिया इलेक्ट्रॉन सर बकायदा आपने, मजा आ गया। ढूंढ लिया भाई साहब, मजा आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, आया क्वांटम नंबर समझने में मजा। ठीक, अब हमें पता है एक चीज फील हो रही है, इतना डिटेल में बताने पे ना हमें लगता है कि यार इसका एक एपिसोड और रिलीज करना चाहिए। तो आज एक एपिसोड नंबर 7 रिलीज करके आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ के निकाल के दिखा दिया कहाँ होना चाहिए था, पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को जस्टिफाई करके। ठीक है, अब अगले एपिसोड में आपको सिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉन तक, तो उसको ढूंढ के निकाले कहाँ से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, यानी हम अगला जो एपिसोड 1 घंटे का और बनाएंगे बेटा, जिसमें थोड़ा सा आपको इसका शेप, हर ऑर्बिटल का शेप कैसे घूमता है ये सब। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बस कहानी खत्म है बेटा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा ना, अगर ज्यादा डिटेल में और आगे जाके क्वेश्चन बताने लगूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो पहले तो इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल दिमाग में घुसा लो,
ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर एपिसोड कोई है ना इस मूवी का तो ये यही है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन के साथ, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये लग रहा है हॉलीवुड की इंसेप्शन मूवी जैसा हो गया ये, हर एक चीज़ का पूरा डिटेलिंग इन द डेप्थ में घुस करके। ठीक है, फिर अगले एपिसोड में तुमको और मजा आएगा, और उसके बाद हम अपने एपिसोड का दी एंड कर देंगे, सीरीज दी एंड हो जाएगी बेटा, फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपने प्रयास सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, यानी कि हमने सोचा था कि आज ही खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि अगले एपिसोड में खत्म करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप भी रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि आज का एपिसोड इंसेप्शन जैसा बन गया है, तो यहाँ दिमाग आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एपिसोड मैं 2 दिन के अंदर रिलीज कर दूंगा अगला एपिसोड, और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का पहला मूवी वेब सीरीज के फॉर्म में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन पूरे एग्जाम में कहीं से आ जाए, आईटी एडवांस मेंस कुछ भी हो जाए, सब जगह से तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, तुम्हारा कभी नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में सब कुछ। थ्योरी तो जबरदस्त समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल कंफर्म है। सो प्लीज़ बेटा इसको स्प्रेड करिए अपने लोगों, अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ये चैनल और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके, और इससे हमें और मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और अच्छी चीज़ें बहुत सिंपल वे में बताता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।